2020-25 आज के टाइम पे ये जो इंटरेक्शन है कि बीइंग सॉफ्ट विद योर किड्स इज गेटिंग मोर पॉपुलैरिटी. In fact, more than 15 million children in India is suffering from ऐसी और कोई डिजीज जो कि बहुत कॉमन हो बच्चों में. ऑटिज्म. 1.5 साल से ऊपर बच्चों में अगर आपको ये 5 साइंस दिखते हैं तो यू शुड मीट योर पीडियाट्रिशियन. और एड भी देखें कि जो घुट्टी है वो पिलाते हैं बच्चों को. देखो ये जो जनरेशन है ना बहुत ही इंटेलिजेंट है. जो अब जनरेशन आ रही है दे नो एवरीथिंग. ये ऐसा नहीं है कि जो सुन लिया वो मान लिया. ठीक है, ये जो जनरेशन है दे नीड टू नो कि अगर आपने ये सेट किया है तो क्यों कर रहे हो मेरे साथ. वो दूध पीती नहीं है जब तक उसके अंदर वो ब्राउन ड्रिंक ना मिलाई जाए या ब्राउन पाउडर ना मिलाया जाए. वी डोंट नीड एक्सपेंसिव टॉयज. एक मोस्ट कॉमन क्वेरी जो मेरे पास फीवर रिलेटेड आती है कि मेरे बच्चे ने तो कुछ खाया नहीं, क्या मैं उसको दवाई दे सकती हूँ फीवर की. सो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप कुछ भी बच्चों को दो, होममेड दो. सपोज आपको अगर बच्चे को कोई भी सेरेलैक बनाना है तो आप होममेड सेरेलैक बनाएं. कैसे बनता है? Mirak, are you good to go? Yeah. Light is fine. Good. The sound is perfect. The hero is out there. The hero is out there. Ah, yes. So today we have a doctor with us. Yeah, we have a doctor with us. So, Arpit, welcome to OMG. And we have a MG, that is Mirag Gupta. Hi. So MG welcomes you to OMG. And OMG, Mirag, listen to us. This is a great show for you and for all the babies and their mothers and their fathers. So Arpit, as a pediatrician, हमारी आज बहुत आपसे अपेक्षाएं हैं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं इनका ध्यान कैसे रखा जाए. जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो एज पेरेंट्स वी आर वेरी कंसर्न कि क्या होगा कैसे होगा. एंड वी रियली वांट कि आज इस पूरे पॉडकास्ट के माध्यम से यू अनकवर ऑल दोज द क्वेश्चंस, मिथ्स, मिस्टेक्स दैट पेरेंट्स एग्जैक्टली आस्क Arpit uncle, Arpit doctor uncle. Yeah, say hi. High five. Give you a high five. Oh yes. Oh yes. Yeah. He'll take care of you and all the babies on this planet. Yeah. So on this note, Arpit, let's get going. पहला सवाल, हम जब पेरेंट्स बनते हैं, मिराक, say bye. Say bye. Back up. Bye. So it's been 19 months that we became parents. And वो दौर ऐसा होता है जब you have lot of anxiety कि हम क्या करें इस टाइम पे. We watch random reels. We talk to adults in the family कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए. And we are clueless. तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए विद अ न्यू बॉर्न? देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स इफ वी लुक फ्रॉम हेड टू टो. बच्चों के सर पे भर भर के तेल रखा जाता है अज्यूमिंग कि ये जो सॉफ्ट स्पॉट है उससे जल्दी भर जाएगा. बट इट्स अ मिथ. बल्कि ज़्यादा देर सर पे तेल रखने से बच्चों के सर पे क्रेडल कैप होने का रिस्क रहता है. क्या होता है? क्रेडल कैप एक लेयर सी क्रस्टी सी लेयर जम जाती है जो डैंड्रफ की तरह दिखती है. ओके. और क्रेडल कैप्स होता है जो बहुत ही कॉमन है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ऑयल पुट ऑन द हेड. सेकेंडली, बच्चों के नाक में, कान में तेल डाला जाता है. उससे बच्चों की नाकों में या कान में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है. थर्डली, बच्चों के ब्रेस्ट को स्क्वीज़ करके उससे मिल्क निकालने की कोशिश की जाती है इन रूरल एरियाज़, जिसकी वजह से उसमें एब्सेस होने का रिस्क रहता है. थर्डली, बच्चों के प्राइवेट पार्ट में स्पेसिफिकली बॉयज़ में तेल डाल के उसको न्यूबॉर्न पीरियड में खोला जाता है सोच के कि इससे वो पेनिस ओपन हो जाएगा, बल्कि उससे उसमें स्ट्रिक्चर्स या इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है. तो न्यूबॉर्न पीरियड में ये मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. इंटरेस्टिंग. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. आई रिमेंबर कि एज अ न्यू पेरेंट इवन आई वॉज कंसर्न कि सुखलीन ये यहाँ पे गड्ढा क्यों रहा है इसकी, मतलब इतना ये सॉफ्ट कैसे है. एंड आई रिमेंबर माई फर्स्ट विजिट टू अ पीडियाट्रिशियन कि सर ये मतलब इतना सॉफ्ट कैसे है, ये भर क्यों नहीं रहा है एंड ऑल. वी नेवर टुक दैट वे जो बताया आपने. बट येस वो कंसर्न थी. एंड अगर हमें कोई बता देता कि नहीं ऑयल लगाओ और करो तो हम लोग शायद वही फॉलो कर देते. ऐसा होता होगा ना? हाँ, इन रूरल प्रैक्टिस यही लगता था कि पहले ऑयल भरते हैं तो भर जाएगा. बट इट्स एन दिस सॉफ्ट स्पॉट इज कॉल्ड एन एंटीरियर फॉन्टेनेल. ये बेसिकली डेवलपिंग ब्रेन के लिए ही ओपन रहता है जिससे कि स्कल एक्सपैंड हो पाए.
and usually this gets closed by 9 to 18 months of age. सो हेल्प मी अंडरस्टैंड, आपने बताया कि जो निपल्स हैं उसको स्क्वीज किया जाता है, ऐसा क्यों करेगा कोई? क्योंकि कई बच्चों में बिकॉज ऑफ द मैटरनल हार्मोन आपको 2-3 वीक्स के बाद दिखता है कि ब्रेस्ट में थोड़ी सी स्वेलिंग हो रही है, तो उनको क्या लगता है कि रूरल एरियाज़ में दे स्क्वीज करके सोचते हैं उससे मिल्क निकाल दें जिससे कि स्वेलिंग कम हो जाए, बल्कि ऐसा नहीं है। आप उसको अगर स्क्वीज करोगे तो उसमें इन्फेक्शन होगा, ब्रेस्ट एब्सेस हो जाएगा। एंड आई हैव सीन सो मेनी केसेस जो हमारे पास आते हैं, उन्होंने स्क्वीज कर करके उसमें ब्रेस्ट एब्सेस कर दिया है। ब्रेस्ट एब्सेस क्या होता है, उसमें पस भर जाती है ब्रेस्ट में, फिर लास्ट में उसमें हमें माइनर सी सर्जरी करके वो पस सारी निकालनी पड़ती है। तो अगर आप उसको ब्रेस्ट जो स्वेलिंग है उसको आप छोड़ दो, कुछ भी नहीं छेड़ोगे, तो ऑटोमेटिकली वो बाय 2 to 3 months ठीक हो जाता है। तो आपको स्क्वीज़ नहीं करना है, नहीं तो फिर वो ब्रेस्ट एब्सेस बन जाएगा। विद टाइम ठीक हो जाएगा आपके हिसाब से? नेचुरली ठीक हो जाता है अगर आप उसको नहीं छेड़ो तो। इट इज़ ऑफन सेड दैट जब एक बॉय का जो पीनिस है उसको आप एक वॉश करिए रोज़ाना, दैट इज़ अ हेल्दी प्रैक्टिस। बट नॉट बिफोर द 6 months ऑफ एज। जो बच्चे का जो पीनिस होता है वो फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस होता है इन द फर्स्ट 6 months। उसके मतलब वो नेचुरली उस पर एक स्किन लेयर ऊपर से होती है जो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूरिन इन्फेक्शंस ऑल्सो। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पेनिस का साइज इंक्रीज होता है, वो धीरे धीरे ड्रॉबैक होती है। अगर आप उसको इफ़ यू गो अगेंस्ट द नेचर एंड बर्थ पे ही उसको तेल डाल के खोलना शुरू करोगे तो स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है एंड और प्लस इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो इसलिए फर्स्ट 6 months आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है जो बॉयज़ के प्राइवेट पार्ट होते हैं। आफ्टर 6 months आप बस नॉर्मल नहलाते वक्त पानी से हल्का सा साफ कर सकते हैं, फिर भी कोई ऑयल नहीं डालना है। ऑयल नहीं डालना है? नहीं डालना है। नाक और कान में ऑयल क्यों डालते हैं? उसको साफ करने के लिए पुराने ज़माने में, बट सरसों का तेल? सरसों का तेल डालते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इट एक्ट्स एज अ मीडियम जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो सकता है। एंड फिर अगर वो तेल वहीं का वहीं रह जाता है, इट गेट स्टक एंड वहाँ पे फिर बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाता है। एंड वी टिल नाउ ऑल्सो वी गेट केसेस कि ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है एंड ऑन टेकिंग द हिस्ट्री पता चलता है कि वो सरसों का तेल डाल रहे हैं। और फिर ऑब्जर्व किया ऑन सोशल मीडिया, लोग कहते हैं कि नए नए डॉक्टर्स नई नई बातें बताते हैं, राइट? हमारे जो ग्रैंड मदर्स हैं, जो फोर फादर्स हैं, वो तो करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसा उस समय क्या था कि दे कंटिन्यूड दिस प्रैक्टिस ऑफ लाइक पोरिंग इन ऑयल इनटू द नॉस्ट्रल्स और द ईयर्स? ऐसा क्या था रीज़न? इफ़ यू कंपेयर द मोर्टैलिटी रेट देन ऑफ किड्स और अब से आप कंपेयर करोगे तो बहुत कम हो गई है, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारी बीमारियां अनडिटेक्टेड चली जाती थी, तो पता नहीं चलता था बच्चा कब सिक हो गया, क्यों फीवर क्यों आ रहा है पता नहीं चलता था, बच्चे को फीवर क्यों आ रहा है, क्या हो गया पता नहीं चलता। अभी वी नो एवरीथिंग, वी नो द डायग्नोसिस। अगर बच्चे के ईयर में पेन हो रहा है, बच्चे को ईयर इन्फेक्शन है, बच्चे को नोज़ इन्फेक्शन है, बच्चे को निमोनियाज हैं, तो ऑल द डिजीज़ आर गेटिंग डिटेक्टेड अर्ली। तो अगर डिटेक्शन हो रहा है तो वी गेट टू नो द कॉज ऑल्सो। सो देर इज़ एविडेंस बेस्ड ऑल्सो कि हाँ दैट सरसों का तेल एक्ट्स एज अ मीडियम जिसमें बैक्टीरिया ग्रो होता है, एंड इफ़ वी नो कि ये मीडियम है जिसकी वजह से हो सकता है, तो देन वाई प्रमोट इट। इंटरेस्टिंग। जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता थी, बट दे वर डूइंग इट या बिकॉज आसपास के लोग कर रहे थे। हाँ, इट इज़ जस्ट लाइक ब्लाइंडली आप रोड क्रॉस कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग 9 को कुछ नहीं होगा, एक को तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल, इफ समथिंग इज़ नॉट राइट वी शुडंट फॉलो इट। देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच मे बी राइट एंड स्टिल आर राइट, बट थिंग्स विच वी आर श्योर कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है एंड इट इज़ हार्मिंग द चाइल्ड, तो वी शुड नॉट प्रमोट इट। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। ऐसी फिर कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत नॉर्मल हैं, स्टिल पेरेंट्स बहुत पैनिक करते हैं उसके बारे में? ओके, वन इज़ जो एबनॉर्मल हेड शेप होता है बर्थ पे, स्पेसिफिकली जब बच्चा बॉर्न होता है नॉर्मल डिलीवरी से, एक कैपिट सक्सीडिनम होता है। क्या होता है? कैपिट सक्सीडिनम एक स्वेलिंग होती है यहाँ पे अच्छा। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चों में, कुछ बच्चों में पाई जाती है। वो नॉर्मल स्कैल्प स्वेलिंग होती है जो यूजुअली कुछ डेज में चली जाती है। पैनिक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वाटरिंग फ्रॉम द आइज़। बच्चों की आंखों से बर्थ के बाद आंखों से पानी आना या आंखों में थोड़ा कीचड़ आना, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। इट इज़ ऑल बिकॉज ये जो बच्चों का नेज़ोलैक्राइमल डक्ट होता है, जो आंखों के और नाक के बीच में पाइप होता है, ये ब्लॉक हो जाता है। तो आपको बस सिंपल एक ऐसे राउंड सर्कुलर मोशन में ऐसे मसाज करनी है और नीचे करना है, तो इससे ये डक्ट ओपन हो जाता है। तो जो भी आंखों का पानी है और कीचड़ है वो इस डक्ट के थ्रू बैक ऑफ द नोज में चले जाते हैं। तो वाटरिंग ऑफ द आइज़ इन न्यूबॉर्न बेबीज इट इज़ नॉर्मल। थर्ड, बच्चों में नोज़ ब्लॉक होकर घर घर की आवाज़ आना, बच्चों को छींक आना, इट इज़ नॉर्मल। बच्चों को हिकअप्स आना, इट्स नॉर्मल। अगर बच्चों को हिकअप्स आते हैं तो आपको बस उसको अच्छे से बर्प कराना है। न्यूबॉर्न फेज में आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स तक बच्चे को आफ्टर ईच फीड बर्प कराना चाहिए।
देन बच्चों में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स रहता है, जैसे बच्चे ने जैसे ही दूध पिया तुरंत पॉटी कर दी। कई बार पानी सी थोड़ी थोड़ी सी 7 से 10 बार भी करते हैं। अगर बच्चा एक्टिव है, दूध पी रहा है, यूरिन पास कर रहा है, इवन अप टू 10 to 12 टाइम्स बच्चा अगर पॉटी करे स्मॉल क्वांटिटी में, इवन इफ इट्स वाटरी और सीडी, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। It's normal. Normal. And in fact some babies poop after 7 days. तो अगर बच्चा एक दिन में 7 बार करे या 7 दिन में एक बार पॉटी करे तो बोथ आर नॉर्मल। You know, as parents, I'll be like, अरे डॉक्टर साहब ये पूप नहीं कर पा रहा है। या मैनी न्यूबॉर्न पेरेंट्स कम विद दिस कि इसने 5 दिन हो गए पॉटी नहीं की। हाँ, because we are used to getting fresh every single day. It is normal. Why? Because some of the time the breast milk which they consume it gets completely absorbed. तो कुछ बचा ही नहीं है स्टूल बनने के लिए। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट, एंड प्लस द डाइजेस्ट सिस्टम इज़ नॉट फुली मेच्योर्ड इनफ नाउ सो दैट कि पूरा स्टूल पास हो। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स टू दिस। ऑल्सो गर्ल्स में आफ्टर 3 to 4 days वेजाइनल डिस्चार्ज आता है वाइट विच इज़ नॉर्मल, एंड वेजाइनल ब्लीडिंग भी होती है 3rd-4th डे पे इन फीमेल बेबीज़, एंड ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द मेटरनल हॉर्मोन्स जो उनको मिलता है, एंड इट इज़ टेम्पररी एंड सबसाइड यूजली बाय 5 to 7 days. तो it's all normal. It's all normal. पैनिक नहीं करना पैनिक है, नहीं करना। लंबी सांस लेनी है और जाने देना है। Relax. Yes. ऐसे कोई साइंस जो कि अ पेरेंट माइट से कि ये तो नॉर्मल सी बात है, बट द पेरेंट शुड बी वेरी मच कंसर्न कि नहीं ये जानलेवा हो सकता है, बहुत ही डेंजरस हो सकता है, विच इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। ऐसे कोई सिम्टम्स? ओके, 5 ऐसे सिम्टम्स जो बेबीज़ के लिए डेंजर साइंस होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। नंबर 1 इज़ फीवर। न्यूबॉर्न बेबी में फीवर आना इज़ नॉट नॉर्मल। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा गर्म है तो टेक अ डिजिटल थर्मामीटर, आप उसके अंडरआर्म में चेक कीजिए। इफ़ इट इज़ अबव 99.4 देन इट इज़ फीवर, बट मेक श्योर कि वो ओवर क्लोथिंग की वजह से फीवर ना हो। तो आप थोड़ा सा लेयर हटा के दोबारा आफ्टर 10 मिनट्स टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अगर फीवर है तो इन्फॉर्म योर डॉक्टर। नंबर 2 इज़ परसिस्टेंट वॉमिटिंग। अगर बेबीज़ को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, स्पेसिफिकली नाक से हो रही हो, एंड बच्चा सुस्त हो, तो यू शुड इन्फॉर्म योर डॉक्टर। नंबर 3 इज़ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। अगर बेबी को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, ये पसली चल रही हो, देन इट्स अ डेंजर साइन। नंबर 4 इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग फीड। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, इट्स बीन मोर देन 4 आवर्स बच्चे ने दूध नहीं पिया है, तो इट इज़ अ डेंजर साइन। एंड लास्ट इज़ अगर बच्चा डल हो, सुस्त हो, एक्टिविटी बहुत ही लो हो उसकी, एंड यूरिन पास नहीं कर रहा हो मोर देन 6 to 8 hours, so you should in all these case go to your pediatrician and consult immediately. यू स्पोक अबाउट कि बच्चे को एक्स्ट्रा क्लोथिंग ना पहनाई जाए यहाँ पे, और आई वुड रादर से कि हमारे लिए कल्चर में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसको कपड़े बहुत पहनाए जाते हैं कि बिकॉज अभी नन्ही सी जान है, उसको एक्सपोज मत करो। इफ द बेबी इज़ बॉर्न स्पेशली इन मई और जून, लाइक पीक समर्स, तो भी कहते हैं कि नहीं एसी में नहीं, एसी में नहीं। इनफैक्ट जो मदर है उसको बोलते हैं कि नहीं एसी में नहीं, एसी में नहीं। तो क्या वो सही अप्रोच है, या फिर इट इज़ नॉर्मल टू ट्रीट हिम लाइक अ ह्यूमन बीइंग एंड जस्ट गिव हिम मे बी 1 extra layer of like clothing? Yes, so basically this first of all the room temperature should be ambient. What is ambient aspect? Ambient कितना is होना चाहिए? in winters if you're using a heater it should be around 20 to 24, Okay. and in summers if you're using an AC it should be approx 24 to 28. That's the range. That's the range ठीक है। जो आपको मेंटेन करना जो है हम लोग लेते हैं आजकल। अपने लिए, मतलब एज लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, हाँ राइट? हाँ, इफ़ यू कम टू द क्लोथ्स, जितने हम कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा होनी चाहिए बच्चों की। That's it. एंड अगर आपको लग रहा है फिर भी बच्चे को अगर ठंड लग रही है, बच्चे को वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप अपना हाथ से बैक ऑफ द हैंड से बच्चे का पाम्स और सोल्स चेक करें एंड उसको बच्चे के टमी से कंपेयर करें। अगर बच्चे के हाथ या पैर ठंडे हैं तो दैट मीन्स द बेबी इज़ फीलिंग कोल्ड, सो बेबी नीड्स 1 more एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथ्स। तो इन सच आपको क्लोथिंग अच्छे से आप करोगे, अ लेयर एक्स्ट्रा, प्लस आप एम्बिएंट टेम्परेचर रखोगे, सो यू डोंट नीड टू वरी। आई रिमेंबर माई लिटिल वन रिफ्यूज्ड, उसको ओढ़ना ही नहीं था। उसको आप उड़ाओ तो वो रात को निकल जाएगा कहीं ना कहीं से बाहर। सो इज इट द बेबी नोज इट कि कम ऑन यू नो लाइक गिव मी सम ब्रीदिंग स्पेस? ऐसा होता है क्या? Yeah. या फिर एज पेरेंट्स वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि नहीं इसको उड़ा के रखो? व्हाट इज मेजॉरिटी ऑफ द बेबीज दे जस्ट थ्रो अवे द ब्लैंकेट एंड इट इज़ नॉर्मल। इट्स नॉर्मल? हाँ, so that's why we say 1 extra layer of clothes to the children. So what the mother is wearing, an extra layer to that. That works good.
एंड मैंने मुझे अच्छे से याद है उस फेज़ में ऐसा था कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, द ग्रैंड मदर इन स्पेसिफिक, बी इट लाइक माई मॉम और माई मदर इन लॉ, बोथ वुड से कि इसकी जो मसाज है अब शुरू कर दो, क्योंकि तभी इसकी जो हड्डियां हैं मजबूत होंगी आफ्टर मे बी कपल ऑफ वीक्स और मंथ्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ये कहा था। मैंने सुना है कि कई बार कहते हैं कि मसाज करने से कुछ नहीं होता है, जो ये एक धारणा है कि हड्डियां मजबूत हो जाएंगी एंड ऑल, ये ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। इट हैज़ अ डिफरेंट रीज़न ऑल टुगेदर। तो मे बी इट्स अ मिथ, मे बी इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग, यू क्लैरिफाइड फॉर अस। What I personally feel, massage is very important for the babies, provided it's a very gentle massage. आप बेबीज़ की मसाज आफ्टर द बेबी इज़ 2 वीक्स ओल्ड आप बेबी की मसाज स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर ऑयल पूछें तो समर्स में कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट, एंड इन विंटर्स यू कैन आइदर यूज़ अ बेबी ऑयल और यू कैन यूज़ एन ऑलिव ऑयल। बट सिंस एवरी बेबी इज़ डिफरेंट, द स्किन आर डिफरेंट, तो आपको देखना है कि आपके बेबी के लिए कौन सा ऑयल सूट कर रहा है। कई केसेस में ऑयल सूट नहीं करता है, देन वी होल्ड इट। ठीक है, रही बात एडवांटेजेस की मसाज की, द नंबर वन एडवांटेज इज़ वो केयर गिवर और बेबी के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट करता है। इवन रिसर्च हैज़ प्रूवन कि मसाज से बच्चे का कोलिक और डाइजेशन काफ़ी इंप्रूव होता है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोटिंग स्लीप। सो इफ़ इट्स अ जेंटल मसाज गिवन बाय द केयर गिवर, स्पेसिफिकली द पेरेंट्स, इट ऑलवेज डू वंडर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत ही आराम से मसाज की। करना चाहिए, इट शुडंट बी वेरी हार्श। हाँ, यहाँ पे वी रिमेंबर एक मालिश वाली आई थी कि भैया मैं ऐसी मसाज करूँगी ना, मतलब बिल्कुल रगड़ रगड़ के, एंड ही वाज क्राइंग इन पेन, एंड आई वाज लाइक कि नहीं नहीं मैम आप दूर रहिए। Massage should be in such a way that babies should enjoy it. It shouldn't be tortured. So as far as the baby is enjoying it, it's good. It's basically that's why I say कि अगर आपको बेबी की मसाज करनी है तो आप एज अ पेरेंट, मदर फादर खुद करो। इट इज़ टू क्रिएट अ बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ यू। आप आई कॉन्टैक्ट बनाओगे, बच्चे के साथ इंटरेक्ट करोगे, इट्स जस्ट गिविंग सेंसरी स्टिमुलेशन टू द चाइल्ड, तो इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग विद द चाइल्ड, बट इन अ मच जेंटल वे। मदर कभी भी बहुत हार्श नहीं करेगी। तो अगर आप झापा को रखोगे या कुछ रखते हैं, उनका थोड़ा टेंडेंसी रहती है कि बहुत हार्शली करें। तो दैट्स वाई वी ऑलवेज एडवाइज मसाज करनी है तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो खुद ही करें। नॉट ओनली मोर अबाउट दिस कि जो कनेक्शन है ऑफ द पेरेंट एंड द बेबी, जो टच है, जो वो स्टिमुलेशन है, वो कैसे वर्क करता है? It works great. Baby has senses. They have sensory stimulation in the form of touch. They through the vision, through hearing. So and बच्चा 9 months मदर के वूम में था, तो वहाँ से भी उसको जो वो मदर को पहचानता है बर्थ के बाद। तो फर्स्ट द माइलस्टोन ऑल्सो वी से फर्स्ट माइलस्टोन विच कम इज आफ्टर 2 to 3 months is recognizes mother. So why? Because How about the father? तो even in the textbooks it's always written recognizes mother. हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, how about the father से कि Father आप comes कौन हो? the father comes next. It's that the baby knows mother much before than the father. Yeah. So true, so true. So you like spoke about the coconut oil that is in summers, Yeah. and olive oil. Olive oil or any baby oil you can use in winters. अच्छा, मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल होते हैं, वी हैव नो आइडिया अंदर क्या होता है। ऐसी कोई चीज़ जो कि देखनी चाहिए कि नहीं, अगर ये चीज़ हो तो ऐसा ऑयल मत यूज़ करिए अपने बच्चे के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, जस्ट लाइक फूड फार्मर रीड द इंग्रेडिएंट्स, रीड द लेबल। तो उसमें भी आप बस ये मेक श्योर उसमें कुछ भी पैराबेन नहीं हो, सल्फेट्स नहीं हो, कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन्स नहीं हो। इफ़ इट्स मेड फ्रॉम नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑयल्स देन इट्स एक्सेप्टेबल। एंड सेकेंडली एज आई सेड कि हर बेबी की स्किन डिफरेंट है, तो इट डजेंट मीन कि अगर एक बेबी को ये ऑयल सूट कर रहा है तो वही दूसरे बेबी को भी सूट करेगा। तो इफ़ इट इज़ सूटिंग योर बेबी स्किन, इट इज़ हाइड्रेटिंग इट, उसमें कोई रैश नहीं हो रहे हैं, एंड इट इज़ प्रोडक्ट इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द बेबीज, यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट। आई डिड सम रिसर्च एंड गॉट सम इनसाइट्स दैट एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओपीडी में, विच सेज रिएक्टिव एयरवे डिजीज़। ये होता क्या है आम जनता के लिए बता दीजिए। देखो, सबसे ज़्यादा केसेस जो हमारे पास आते हैं वो होता है रिकरेंट कॉफ, बच्चों को बार बार सर्दी खांसी हो रही है, एंड स्पेसिफिकली इन द अर्बन सेटिंग्स द मोस्ट कॉमन रीज़न बिहाइंड इज रिएक्टिव एयरवे डिजीज़। इसमें क्या होता है, बच्चे को जो एयरवे होता है, जो विंड पाइप होता है फ्रॉम थ्रोट टू द लंग्स, इसमें एक स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू अ ट्रिगर। वो ट्रिगर्स क्या होते हैं, आइदर इट कुड बी एन इन्फेक्शन
just either viral or bacterial, or it could be due to any allergy. Allergens could be air pollution, could be exposure to pesticides, artificial colors, preservatives, could be exposure to cold air, could be exposure to cleaning agents, molds. तो कोई भी बच्चे को अगर एलर्जन एक्सपोज हो या इन्फेक्शन एक्सपोज हो, तो जिन बच्चों की ये टेंडेंसी है रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ की, इनमें कफ बनना शुरू हो जाता है एंड दे हैव अ बाउट्स ऑफ कफ. ये स्पेसिफिकली दिन में थोड़ा ठीक रहता है, रात को और सुबह ज़्यादा हो जाता है कॉफिंग. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट यूजली सेटल्स बाय 5 to 7 years, प्रोवाइडेड ये बच्चे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएँ, अगर वो ओबीज ना हो. क्योंकि अगर यही बच्चे जिनको बार बार रिकरेंट कॉफ है, जिनको ये एयरवे में सूजन है, अगर इनकी डाइट हेल्दी नहीं है, इफ़ दे आर ईटिंग जंक, इफ़ दे आर ओबीज, देन दे हैव अ रिस्क कि आगे जाके एस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है. एंड इफ द बेबी इज बोर्न इन दिल्ली with high AQI, उसका क्या होगा भविष्य? So that's why in urban settings the incidence of reactive airway disease is very high. In fact, more than 15 million children in India is suffering from reactive airway disease, and 5 to 15% children worldwide is suffering from reactive airway disease because of this exposure to all the toxic things around us. क्या कर सकते हैं? One Air is purifier. air purifier. It is still controversial, but moving to a place with a cleaner air. Not eating packaged food, because packaged foods are filled with preservatives, artificial colors, they again trigger it. Avoiding soft toys if they are allergic, avoiding carpets at home if the child is allergic. No any kind of passive smoking near the child. अच्छा, why do you say avoid the soft toys? Because बच्चों की जान बसती है soft toys में, and they are so happy seeing them. Soft toys has the maximum number of house dust mites, and it is one of the common trigger for reactive airway disease for the recurrent cough. So the house dust mites are something जो normal आपको visible eye से नहीं दिखेंगे. Those can be seen through microscope. वो आपको कहाँ पे दिखते हैं? Majorly carpets में, old sofas में, आपके soft toys में दिखते हैं, curtains अगर बहुत टाइम से धुले नहीं है तो उसमें दिखते हैं. सो वो ट्रिगर करते हैं बार बार खांसी. तो बच्चे आजकल क्या है, वो इंडोर रहते हैं काफ़ी, तो पूरे टाइम उसी से एक्सपोज्ड हैं, हाउस डस्ट माइट से. एंड पहले क्या होता था, पहले कम क्यों था, मेजॉरिटी ऑफ टाइम दे वर ऑल आउटडोर्स प्लेइंग इन द सन, तो दे वर ऑल फाइन. बट अभी इंडोर इतना हो गया है, स्कूल का प्रेशर इतना बढ़ गया, सब रूम में रहते हैं, पढ़ते हैं, आउट स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, तो दे आर ऑल लाइक इवन द पेंट्स ऑन द वॉल, दिस इज ऑल केमिकल्स, दे ऑल ट्रिगर्स इट. हमारी जो पॉलिशेस हो रही हैं फर्नीचर पे, दे ऑल फिल्ड विद केमिकल्स. तो इतना वी आर एक्सपोज टू केमिकल्स कि ये बच्चों को एलर्जीज ट्रिगर होती है. एंड जिन बच्चों को टेंडेंसी है रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ की, स्पेसिफिकली उनको होता है जिनके पेरेंट्स को एस्थमा की हिस्ट्री है, कोई काइंड ऑफ स्किन एलर्जीज है या एलर्जिक राइनाइटिस है. कैन पास ऑन. या दिस कैन पास ऑन इफ द पेरेंट्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, एनी काइंड ऑफ एलर्जी, बी इट स्किन एलर्जी or nose allergy or rhinosinusitis, or if they have asthma, there are high chances that the child will have reactive airway disease. And if the child lives a healthy lifestyle, they usually outgrow it. If the child is having an unhealthy lifestyle, then he also might have a tendency कि आगे जाके इसको भी asthma या allergic rhinitis होगा. Interesting. और कोई चीज़ जो आप देखी हो आपने, like one is this what you mentioned, the reactive airway disease. ऐसी और कोई डिजीज़ जो कि बहुत कॉमन हो बच्चों में? बच्चों में आजकल जो बहुत कॉमन हो गया है वो है कॉन्स्टिपेशन. मोर देन डायरियाज वी सी कॉन्स्टिपेशन इन टुडेज प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी डाइट विच वी आर ईटिंग, विच इज़ फिल्ड विद जंक फूड, एंड बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जिसमें हमारा फिजिकल टाइम कम हो गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है. एंड यू विल बी शॉक टू सी सबसे ज़्यादा बच्चों में पेट दर्द जो होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन. एंड कॉन्स्टिपेशन में बेसिकली क्या होता है, इट इज़ नॉट कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हार्ड पॉटी हो रही है, कर नहीं पा रहा है 5-5 दिन तक, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन. इवन नॉट पासिंग मोशंस फॉर 2 days एंड इफ इट्स वेरी हार्ड, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन इफ इट्स कॉजिंग डिस्कम्फर्ट टू द चाइल्ड. तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बेसिकली हम क्या कहते हैं, बच्चों को आप पानी का इंटेक बढ़ाओ, बच्चे को हाई फाइबर डाइट दो, पी फ्रूट्स दो, जैसे पपाया, पेयर, प्रून्स हो गए, ये दो. फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चे की इम्प्रूव करो, पॉटी ट्रेन करो. पॉटी ट्रेन क्या, आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के 10 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए उसको इंडियन स्टाइल में पॉटी सीट पे बिठाओ, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है. तो ऐसे अगर आप करोगे तो धीरे धीरे बच्चा पॉटी ट्रेंड होगा. एंड लास्ट इज़
आपका अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन रहता है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब यू सम स्टूल सॉफ्टनर्स। एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है फॉर बेबीज़ कॉन्स्टिपेशन। आप एक पैन में 1 कप पानी लीजिए, 1 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच अजवाइन लीजिए, उनको अच्छे से बॉईल कीजिए, उसको आप छान लीजिए, देन ऑफर सिप्स ऑफ इट टू योर चाइल्ड। इट वर्क्स वंडर्स फॉर द बेबीज़ कॉन्स्टिपेशन। कम अगेन। आप पैन में 1 कप पानी लीजिए, 1 चम्मच सौंफ, एंड 1/4 चम्मच अजवाइन लीजिए, इसको आप अच्छे से बॉईल कीजिए एंड उसको आप छान के सिप्स ऑफ इट बच्चों को ऑफर कर सकते हैं। एंड ये कब से at what age can we start? Above 8 months you can start Above sips 8 of water. months we can start. Yeah, this water. Mhm. It's all natural. Mhm. ये होता है सवाल कि जो बच्चा है उसको पानी कब से दिया जाए और कितना दिया जाए? देखो, जो फर्स्ट 6 मंथ्स में बच्चों को प्लेन वाटर नहीं देते हैं, द रीज़न इज़ जो मदर फीडिंग होती है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उसमें ऑलरेडी 80% वाटर होता है। सो बच्चे की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो उससे पूरी हो जाती है। इन केस अगर मदर फीड नहीं है किसी भी रीज़न से, अगर बच्चा फॉर्मूला फीड है, तो फॉर्मूला भी जब वो प्रिपेयर करते हैं तो इतना पानी वो डालते हैं, तो जो बच्चे को वाटर चाहिए वो ऑलरेडी उसके मिल्क से उसको मिलता है। आप एक्स्ट्रा प्लेन वाटर दोगे तो वो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है, जिसकी वजह से उसका पेट ही भरेगा, वो कैलोरीज नहीं मिलेगी, जो अल्टीमेटली बच्चे को वेट गेन में इफेक्ट करेगा। 6 मंथ्स के बाद आप बच्चे को वाटर ऑफर कर सकते हैं। कितना करना चाहिए? 6 to 9 मंथ्स आप बच्चे को अप टू 120 ml वाटर ऑफर कर रहे हैं। 9 to 12 मंथ्स आप 120 to 240 ml पानी ऑफर कीजिए। अबव 1 ईयर आप 250 to 750 ml वाटर बच्चों को ऑफर करना चाहिए। सिंपल टिप इज़ लेस देन 1 ईयर आप बच्चे को जब भी सॉलिड फूड दें, उसके बाद ओपन कप में 30 to 50 ml विद ईच सॉलिड मील आप ऑफर कीजिए। एंड आफ्टर 1 ईयर बच्चों को आप 100 to 150 ml एवरी 2 to 3 आवर्स ऑफर कीजिए, तो इससे बच्चा हाइड्रेटेड रहता है। What's your take on the pH of the water? क्योंकि वो भी एक पॉइंट रहता है, जितना हम लोग एसिडिक पानी पीते हैं तो बच्चों के लिए होता है ना कि देयर आर सम ब्रांड्स जो कहते हैं कि ये pH अच्छा है आपकी स्किन के लिए, बट फॉर पानी के लिए nobody talks about it. Because still it's under experiment. Still no one knows what is the long-term impact. It is still said that it prevents cancer, it helps in curing stones and all, but still not like no full evidence has come up. Specifically in studies, children's studies have not come up. So that's why we don't recommend any specifically alkaline water for kids and all. So we just say go for the normal water as of now with today's evidence. About the food habits, that's clear कि अगर हम लोग जंक खा रहे हैं तो obese होंगे. You mentioned about it, the screen time. And I remember we were at the airport one day, like to clean my wife, my little one, and I was there. And airport पे changing room था, and वहाँ पे हम लोग बाहर खड़े हुए हैं, and कोई बाहर नहीं आ रहा है. Knock भी किया, so after a while the lady says, please wait. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. Our baby had pooped, so we had to change the diaper inside the changing room. After a long time जब लेडी नहीं खोला, we knocked, तो उन्होंने ओपन किया एंड we realized कि जो उनका बच्चा है वो स्क्रीन पे कुछ चल रहा है, सम कार्टून और सो, हाथ में एप्पल है, राइट, खा रहा है एंड दैट इज़ हाउ बेबीज और चिल्ड्रन आर बीइंग लाइक फेड कि हाँ एटलीस्ट एप्पल खा लेगा बट स्क्रीन देख ले, कोई दिक्कत नहीं है. सो कितना स्क्रीन टाइम चलेगा? देखो, स्क्रीन टाइम इज़ वेरी बैड फॉर द किड्स. कितना बैड? देखो, स्क्रीन टाइम से बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बच्चों की सोशल स्किल्स ख़त्म हो रहे हैं, बच्चों का लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो रही हैं. इनफैक्ट आप उन बच्चों को 5 बच्चों के ग्रुप में बिठाओ, बच्चे वो फ़ोन में लगे रहते हैं, दे डोंट इवन इंटरेक्ट. उनका आप अगर फ़ोन खींच लो तो वो काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं. तो रिसर्च हैज़ प्रूवन दैट एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हैज़ कॉज्ड वर्चुअल ऑटिज्म इन किड्स एज वेल. सो वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है? वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली एक न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चों में स्पीच डिले तो होता ही है, साथ साथ सोशल डिले भी होता है. वो बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं. तो एंड दीज डेज वी सी सो मेनी केसेस ऑफ वर्चुअल ऑटिज्म इन चिल्ड्रन. तो अगर आप उन बच्चों को स्क्रीन टाइम अवॉइड करवाओ तो आप उनमें आफ्टर अ मंथ ओनली यू विल सी द डिफरेंस इन द बिहेवियर. क्या स्ट्रैटेजीज हैं एज अ पेरेंट जो आपने फॉलो करी हो टू इंश्योर
your child is away from the screen? देखो, less than 2 years there should be zero screen time. Above 2 years, maximum of 1 hour per day, but with these 3 rules. Number 1, वो जो 1 hour आप देंगे, it should not be at a full stretch, आप उसको divide करके दीजिए. Secondly, जो आप screen time देंगे, उसको should not be associated with meal time or nap time. Why? Because अगर बच्चा meal time के साथ खाना खा रहा है, तो वो बच्चा पॉजिटिव एसोसिएशन विद द फूड नहीं रख पाएगा. वो बस रोबोट की तरह खाता रहेगा एंड ही वोंट अप्रिशिएट द टेस्ट और टेक्सचर ऑफ द फूड. सो इट इज़ नॉट गुड. सेकेंडली, इट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द नैप टाइम, बिकॉज स्क्रीन टाइम बिफोर स्लीपिंग इट इंक्रीजेज इट बेसिकली अफेक्ट्स द मेलेटोनिन प्रोडक्शन, एंड जिसकी वजह से बच्चे की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है. एंड थर्डली, स्क्रीन टाइम शुड बी को व्यूइंग इन चिल्ड्रन. मतलब आप अगर बच्चे को स्क्रीन दे रहे हैं आफ्टर 2 ईयर ऑफ एज, ट्राई टू मेक इट कि वो आप उसके साथ देखें, सो दैट इट बिकम्स इंटरेक्टिव. कि आप उससे पूछे, डिस्कस करें, अच्छा आपने क्या देखा, आपको क्या समझ आया, अच्छा इसने ऐसा किया, इसने ऐसा क्यों किया. सो दस इट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट रादर देन द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द गेम. इट बिकम्स वेरी इंटरेक्टिव इन दैट वे. सो अगर आप इन 3 रूल्स को फॉलो करेंगे तो देर आर लेस चांसेस कि द स्क्रीन विल हैव एन हार्मफुल इफेक्ट्स. अर्पित, आपने कहा कि फर्स्ट 2 years तक नो स्क्रीन, एंड राइट नाउ आई फील अ बिट गिल्टी. वाई? बिकॉज जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो दूर रहते हैं, तो उनसे बात करनी होती है व्हाट्सएप पे. तो जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है, दैट मस्ट बी नॉट फॉर लॉन्ग, फॉर फ्यू मिनट्स, बट वो तो बात होती है बिकॉज दे वॉन्ट टू सी कि अच्छा अली मेरा कैसा है, एक बार दिखा दो, हमें बात करनी है उससे ऑन स्क्रीन. तो नो मैटर, उनको समझ नहीं आएगा मेरा को कि सामने कौन है, बस बात करता है अभी. But then, how do you talk about, yeah? But that is considered fine as far as if it's kept very short. Talking with family members on video call, it's fine. But if we look at the cartoons which the children are seeing, I don't want to name the very famous show which everyone knows it. Seeing with more than hundreds of million followers. They go by this principle कि जिस मोमेंट में बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वहाँ पे वो स्क्रीन शिफ्ट कर देते हैं. दे हैव सच हाई कलर्स, दैट हाई कॉन्ट्रास्ट, कि इट बिकम्स वेरी एडिक्टिव. इट्स लाइक एन एडल्ट बीइंग एडिक्टिव टू रील्स एंड स्क्रॉलिंग लाइक दिस. दे आर एडिक्टेड टू दोज शोज. तो वी ट्राई टू अवॉइड ऑल दोज एडिक्टिव शोज बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल फॉर देम. इट गिव्स देम सो मच डोपामीन रश कि उनको सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ बोरिंग लगने लगती है. My kid loves watermelon. That's it. जो ऑटिज्म है, आपने इसका बताया कि there's a virtual autism. Autism in itself एक बहुत ही concerning challenge है. क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या साइंस हैं जिसको देख के पेरेंट्स स्टार्टिंग से कुछ ट्रीटमेंट ले सकें? ये ट्रीटेबल है, नहीं है, जो भी चीज़ें हैं अराउंड ऑटिज्म, आप बताओ मुझे. Okay. 1 in 64 children in India is suffering from autism. 1 in 64. Yes. And it is a neurobehavioral disorder जिसमें speech and social delay रहता है. बच्चे बाकियों के साथ interact नहीं कर पाते हैं. ये क्यों बढ़ रहा है? Number 1 is genetics. Number 2 is environmental factors like exposures to air pollution. पेरेंट्स की शादी लेट हो रही हैं, प्री टर्म बेबीज़ में ज़्यादा होता है, वो आजकल सर्वाइव ज़्यादा कर रहे हैं. मदर्स कंज्यूमिंग ड्रग्स और सिगरेट्स एंड एक्सपोजर टू आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, पैकेज्ड फूड्स. लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. जो जेनेटिक्स हैं वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? लाइक इफ देयर इज़ अ हिस्ट्री इन द फैमिली कि किसी को ऑटिज्म है या न्यूरो बिहेवियर डिसऑर्डर है, देयर आर चांसेस कि the child might be autistic, or if one sibling is autistic, there's a slight increase in risk of autism in the other sibling, but that doesn't mean कि होगा ही होगा. All it is just slight increase. If there is a slight increase, then we label it as genetic. मतलब some genes are associated which are linked with autism in children. Second is the environmental factors, जैसे exposure to air pollution, exposure to artificial preservatives, एक्सपोजर टू दिस आर्टिफिशियल कलर्स, डाइज, जो आपके कैंडीज़ वगैरह में डाइज डालते हैं. मदर्स की शादी काफ़ी लेट हो रही हैं, ठीक है, तो बच्चे काफ़ी लेट एज में बॉर्न हो रहे हैं, तो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ इम्पैक्टिंग लेट मैरिजेस. अगर लेट एज पे जस्ट लाइक जैसे डाउन सिंड्रोम होता है कि लेट शादी होती है तो डाउन्स का रिस्क बढ़ता है, वैसी बहुत सारी इलनेसेस हैं जो
लेट मैरिजेस की वजह से इम्पैक्ट होती है, नंबर ऑफ डिजीजेज इंक्रीजेज बिकॉज जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पहले होता है, जो 20 to 30 के बीच में होता है, दैट इज़ नॉट सेम एज आफ्टर 30. फर्टिलिटी इशूज़ भी बहुत होते हैं आफ्टर 30. Now, there has been a big debate on the internet when to marry, when to have a kid, right? And the moment we say this, कि भाई अगर आपने 30 से पहले बच्चा नहीं किया, they'll be after you. डॉक्टर पे ऐसा ना होता है. So it is not like My that कि body, आप my rights. तो it is not like that कि आफ्टर 30 होगा तो आपका नहीं बच्चे को प्रॉब्लम आएगी. बढ़ जाएंगे. Slight risk in many diseases, not only autism, like many. So that's why आप देखते हैं कि पहले ज़माने में शादियाँ जल्दी हो जाती थी, एंड डिजीज़, all these genetic diseases which I'm talking about, either it could be autism, it could be Down syndrome, it could be any other chromosomal anomalies, तो इन सब की चांसेस एट एन अर्ली एज ऑफ शादी होती है तो कम रहती है. तो इसलिए वो जो बड़े लोग कहते थे कि शादी जल्दी कर लो, इट्स नॉट टू रॉन्ग. बट ये होता है, लुकिंग एट द लाइफ स्टाइल टूडे, एवरीवन वांट्स टू सेटल, उनको कैरियर भी सेट करना है, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, दे लुक इनटू इट एंड देन प्लान किड्स. तो ठीक है, मतलब इट्स देयर ओन डिसीजन, बट स्टिल दे शुड बी अवेयर कि हाँ जितना लेट करेंगे उतना फर्टिलिटी में भी, बच्चा करने में भी इशू होने का रिस्क रहता है, और प्लस स्लाइट रिस्क इन नंबर ऑफ डिजीजेज एज वेल. अच्छा, इज देयर एनी टेस्ट विच अ कपल कैन डू बिफोर प्लानिंग अ बेबी सो दैट दे नो कि उनके बच्चे को ऑटिज्म या फिर डाउन सिंड्रोम होगा? डाउन सिंड्रोम, येस. फॉर ऑटिज्म देयर इज नो टेस्ट. हाँ, बिफोर हैंड यू कैन डिटेक्ट. फॉर डाउन सिंड्रोम वी हैव टेस्ट. इट्स देयर सिंस सो लॉन्ग. आप ट्रिपल मार्कर टेस्ट होते हैं, क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग रहती है, उसके बाद NIPT टेस्ट रहते हैं, उससे आप नॉन इन्वेजिव टेस्ट रहता है, मदर के सैंपल से लेते हैं, एंड आप उससे नंबर ऑफ क्रोमोसोमल एनॉमलीज टेस्ट कर सकते हैं बेबीज़ में, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल. पहले सिर्फ इन्वेजिव प्रोसीजर होता था कि एमनियोसेंटेसिस किया, बच्चे का सैंपल लिया और फिर भेजा. आजकल नॉन इन्वेजिव टेस्ट अवेलेबल, जिसमें मदर के सैंपल ले लो एंड आप डिटेक्ट कर सकते हो कि बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एनॉमली है या नहीं है. तो these days almost all the patients have been offered, but the rates are high, so not everyone is doing it. अच्छा, ऑटिज्म के जो साइंस बोलेंगे या सिम्टम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे. बोथ साइंस एंड सिम्टम. बोथ वर्क. कब होता है विजिबल, एट व्हाट एज? देखो, ऑटिज्म अगर आप 1.5 साल से ऊपर बच्चों में अगर आपको ये 5 साइंस दिखते हैं तो यू शुड मीट योर पीडियाट्रिशियन. नंबर 1, पुअर रिस्पॉन्स टू नेम. आप उसको आवाज़ दें, वो एक बार में नहीं सुनता हो. नंबर 2 इज़ पुअर आई कॉन्टैक्ट. आप उससे बात करें तो वो आंखों में आंखें मिला के बात ना करें. नंबर 3 इज़ सोशलाइज नहीं करता है, वो अकेले में रहना पसंद करता है, बाकी बच्चों के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं करता है. नंबर 4 इज़ नो पॉइंटिंग. नॉर्मली 1.5 साल के बाद बच्चों को पॉइंटिंग करनी चाहिए. जैसे आप उससे पूछे कि नोज़ कहाँ हैं, आइज़ कहाँ हैं, फ़ैन कहाँ हैं, इवन इफ दे कैन स्पीक, अगर वो पॉइंटिंग भी करते हैं तो इट्स नॉर्मल. अगर वो पॉइंटिंग नहीं कर रहे हैं तो इट्स अ डेंजर साइन. एंड नंबर 5 इज स्पीच डिले. बाकी बच्चों के मुकाबले वो थोड़ा लेट बोल रहे हो. तो अगर आपको अपने बच्चों में ये 5 साइंस दिख रहे हैं तो मीट योर पीडियाट्रिशियन एंड गेट योर चाइल्ड स्क्रीन फॉर ऑटिज्म. While listening to you, I was like, check. हाँ ठीक है. And I'm sure that all the listeners out here will be like कि हाँ parent, कि check. अच्छा बताओ, दिस इज़ थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक, जस्ट लाइक क्यूरियस टू नो. आई हैव बीन अ स्टैमरर ऑल माई लाइफ. हकलाना कहते हैं. सो इज इट अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म और इज इट अ स्पीच डिसऑर्डर? Only very few children in autism have this, but not all. So it is a different perspective. It is a comorbidity. It's like an associated. It can or it may or may not be associated with autism. So it's basically majorly a learning disorder. नहीं, ऐसा नहीं है. नहीं, stammering ना. हाँ. तो stammering is nothing to do. It's not that कि always all autistic children have stammering. Okay. Some majority of the autistic children they speak. ऐसा कुछ नहीं है. But it's not that कि if they stammer then they have autism, and it's not that कि if they speak fluently that doesn't mean they don't have autism. So it is just like a comorbidity. Just like कि it's just like कि अगर हाइपर एक्टिविटी है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा हाइपर एक्टिव, हर ऑटिस्टिक बच्चा हाइपर एक्टिव होगा. इट्स नॉट दैट कि हर हाइपर एक्टिव बच्चा ऑटिस्टिक होगा. तो मतलब दे आर डिफरेंट थिंग्स. बट हाँ, जो स्टैमरिंग करते हैं, मतलब ऑटिज्म वाले बच्चों में स्टैमरिंग का रेट ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल बच्चे. तो अगर बच्चा स्टैमर कर रहा है तो
इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटिस्टिक है, और बच्चा स्टैमर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटिस्टिक नहीं है. तो इट इज़ जस्ट लाइक अ associated things, it might be there, might not be there. तो stammering is a different thing, मतलब it's nothing to do with कि हाँ वो stammering है तो autism है. It's not like, it's just one of the points. जो डाउन सिंड्रोम है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं या उसके साइंस क्या होते हैं? डाउन सिंड्रोम में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंटीनेटली ही डिटेक्ट हो जाता है. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस अगर वो रेगुलरली फॉलोअप कर रहे हैं तो एंटीनेटली ही कई बार हार्ट डिफेक्ट्स पता चल जाते हैं बच्चों के, कई बार न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स पता चल. मतलब कि बच्चा जब पेट में, हाँ जब पेट के अंदर होता है, वूम में ही होता है, तो तभी बाय ब्लड टेस्ट जो मैंने आपको बताया, क्वाड्रपल स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, आपका NIPT टेस्ट हो गया, आपका अल्ट्रासाउंड हो गया है और फीट लीक हो गया है. तो इन्हीं चीज़ों से आपको आइडिया लग जाता है कि बच्चा में कुछ प्रॉब्लम है. एंड देन दे डू द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम. एंड बाई चांस अगर उन्होंने चेकअप नहीं करवाए हैं तो कई बार मिस हो जाता है. बट बर्थ के बाद बच्चे की टिपिकल फेशिस रहती है डाउन्स की, जो आप देखते ही पहचान जाते हैं. एज अ डॉक्टर दे कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई बर्थ होने के बाद कि उनकी टिपिकल फेशिस होती है डाउन्स की. तो वो देखते ही पहचान जाते हैं कि उनका जो आइज़ का जो स्लांट होता है इट इज़ नॉट द सेम जैसे नॉर्मल बेबीज़ का होता है. यहाँ पे एक क्रीज होती है बच्चों की डाउन सिंड्रोम में. तो वो कुछ साइंस जो हमें फिजिकल अपीयरेंस में दिख जाते हैं. स्टिल आफ्टर ओनली सेंडिंग द टेस्ट वी लेबल इट एज डाउन्स, बट वो दिख जाते हैं. प्लस बच्चों को और भी इश्यूज हो सकते हैं, जस्ट लाइक हार्ट डिफेक्ट्स हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम में. कई बार दे एसोसिएटेड विद हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड के डिसऑर्डर्स भी रहते हैं. थोड़ा स्लो डेवलपमेंट रहता है उनका इन द फॉर्म ऑफ, कई बार दे हैव स्पीच डिलेज, दे हैव समटाइम्स मोटर डिलेज. उनकी टोन कई बार मोटर टोन थोड़ी सी लोअर साइड पे होती है. सो इट्स बेसिकली सम चिल्ड्रन हैव सम स्पेक्ट्रम, सम चिल्ड्रन हैव सम. तो इट इज़ जस्ट लाइक सम हैव माइल्ड सिम्टम्स, सम हैव मॉडरेट सिम्टम्स, सम हैव सिवियर सिम्टम्स. अच्छा, एज अ पेरेंट नाउ आई एम लाइक कंसर्न कि आई हैव आइडेंटिफाइड कि उसको ऑटिज़म तो नहीं है या फिर लाइक डाउन सिंड्रोम तो नहीं है. अगर है तो क्या सोल्यूशन है? देखो ऑटिज़म में बेसिकली द बेस्ट पार्ट इज़ अगर आपने उसको अर्ली डायग्नोस किया जी. सपोज आपने उसको 1.5 to 2 years पे आपने डायग्नोस किया तो उतनी जल्दी आप अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं. एंड जो बच्चे का ब्रेन है वो 5 years तक 90% बन जाता है, 5 years तक 90% डेवलप हो जाता है. तो अगर आप इस फेज़ में बच्चे की ब्रेन के साथ मेहनत करेंगे देर आर हाई चांसेस कि ही माइट ओवरकम इट. तो जितनी अर्ली आप डायग्नोस करोगे उतनी जल्दी आप अर्ली इंटरवेंशन बच्चे को प्रोवाइड करोगे एंड उतना अच्छा बच्चे का आउटकम होगा. व्हेन यू से कि 5 years तक 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है, सिनेप्सिस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं. सो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें करनी चाहिए एज अ पेरेंट? दिस इज़ गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पेरेंटिंग, बट यू बीइंग अ पेरेंट एंड ऑल्सो अ डॉक्टर वांट टू नो फ्रॉम यू कि एक बच्चा अपने पेरेंट के पास था, मदर के पास था, वो टच फील हुआ तो जो इमोशनल वाला बॉन्ड है वो बढ़ता जा रहा है. तो कहीं ना कहीं उसको फील हो रहा है कि येस आई एम सेफ एंड सिक्योर, राइट? Whenever he needs someone, he calls out and someone is available. Again, it's an emotional support जो सिनेप्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है. ऐसे और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एज अ पेरेंट को ध्यान देना चाहिए सो दैट जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, बिकॉज ये 2 शब्द ब्रेन डेवलपमेंट यूज़ तो हमने किया बट पेरेंट को नहीं पता कि ले करना क्या है उस ब्रेन डेवलपमेंट को ले ठीक करने के लिए या फिर ले बेहतर करने के लिए. तो क्या करना चाहिए? देखो द मेन थिंग इज़ जो हम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं, वन थिंग इज़ यू शुड बी इंटरेक्टिव विद द चाइल्ड. जितना आप बच्चों को इंटरेक्ट करोगे, जितने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करोगे वो बच्चे के लिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है. वी डोंट नीड एक्सपेंसिव टॉयज़ फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट. ऑल यू नीड इज़ टाइम. ठीक है, आप जितना बच्चे को टाइम दोगे, उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, इवन दैट्स वाई वी से अगर फीडिंग के टाइम पे भी स्क्रीन नहीं दिखाना है, वो फिर बच्चा स्क्रीन से इंटरेक्ट करे ना कि आपसे. तो इट शुड बी एन ह्यूमन इंटरेक्शन. तो आप जितने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करोगे उतना ही बच्चा रिस्पॉन्सिव होगा, उतना ही उसका ब्रेन डेवलप होगा. वन इज़ इंटरेक्टिंग विद द चाइल्ड. नेक्स्ट इज़ राइट डाइट. डाइट में क्या रहता है, फर्स्ट 6 months ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट फीडिंग से जो ब्रेन डेवलपमेंट होगा दैट इज़ द बेस्ट बिकॉज इट हैज़ DHA, कोलिन एंड ऑल द वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो बच्चे को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए चाहिए. इट इज़ ऑल देयर, ऑलरेडी देयर इन द breastfeeding. For someone who goes for the formula, उनका क्या होगा? That's the second best. They are trying to make it similar, but it obviously can't be as same as the
breast milk, but these days they have added DHAs and other nutrients. Still, it can never match what is there in the breast milk. So that's why it is the second best. So that's why we always promote कि आप जितना हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस करें. डोंट फोकस ऑन द वेट तो आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बट ब्रेस्ट फीडिंग से जो बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, जो उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, उसका कोई अनमैच नहीं है. आप कुछ और देंगे तो आफ्टर द डाइट, देन आफ्टर 6 months आप बच्चे को जो डाइट देंगे तो ट्राई टू इंट्रोड्यूस ओनली होम मेड फूड. पैकेज्ड फूड आप बच्चे को अवॉइड करें, बिकॉज पैकेज्ड फूड माइट कंटेन आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स in it. They might contain refined sugars in it, which is not good for the developing brain. So अगर आप बच्चे की डाइट क्लीन रखेंगे उसकी, that helps in boosting the child's brain. अब हुआ क्या है कि पिछले 2 साल के अंदर, almost like 2 years, we have tried not to offer sugar to little one. तो जो शुगर मिलती है उसको फ्रूट्स के ज़रिए वो तो ठीक है. Whenever we visit the grandparents, right? और दे विजिट अस, उस टाइम पे ही हैज़ अ ग्रेट टाइम कि अब मुझे कोई रोकेगा नहीं. एंड उनका जो तरीका है प्यार दिखाने का कि अरे देखो रो रहा है, वो मांग रहा है तो उसको लड्डू दे दो या बिस्किट दे दो एंड ऑल दैट स्टफ. एंड आई रिमेंबर वी वर इन देहरादून, आई थिंक दिवाली का टाइम था. वो टाइम ऐसा था जहाँ पे मिठाइयाँ आ ही रही थी एंड वो प्यार इतना उमड़ता है कि वो मिठाई दे दी गई. And he refused, like, talk to me. He's like, Papa, He's at the this is the best person. Dalu is the best person who takes care of me. आप मुझे इन चीज़ों से दूर रखते हो. So help me understand. As a parent, जहाँ पे societal influence, family का influence इतना ज़्यादा रहता है, हम लोग तो I would not say fortunately, I would say unfortunately, family से दूर रहते हैं because of work, right? जहाँ पे फैमिली का इंट्रूजन रहता है. एक मदर सुन रही हैं आपको इस समय, जो चाहती हैं कि वो चीज़ फॉलो करे, लेकिन स्टिल घर का माहौल ऐसा होता है कि वो फॉलो नहीं कर पाती हैं. तो व्हाट विल बी योर टेक सो दैट शी कैन शो दिस वीडियो टू हर मदर इन लॉ, हर फादर इन लॉ, और हर मदर और हर फादर? देखो, आई वुड से कि यू शुड डिस्कस विद योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ट्राई टू ब्रिंग एवरीवन ऑन द सेम पेज. देखो, जो उनकी जनरेशन थी ग्रैंड पेरेंट्स की, उन्होंने अपने टाइम पे इतना जंक खाया नहीं, क्योंकि तब जंक इतना होता ही नहीं था. तो जो ये जनरेशन है, जो वो कहेंगे हमने आप लोगों को तो खिलाया है, बट यू कैन सी ये जो जनरेशन जिन्होंने खाया है, अभी हार्ट अटैक्स कितने जल्दी आ रहे हैं, डायबिटीज़ का रेट इतना बढ़ रहा है. दे आर नॉट सीइंग दैट. बचपन तो निकल गया, बट वो सारी डिजीज़ तो अब आ रही है ना. यू कैन सी जो बीमारियाँ पहले 60+ में होती थी, अब वो सब 30+ में हो रही हैं. वही सब ग्रैंड पेरेंट्स जो कह रहे हैं तुमने तो खाया था, बट वही जनरेशन आप देखो ना, वो खाया था वो अब दिख रहा है. आप देखोगे हार्ट अटैक्स 40 पे हो रहे हैं, डायबिटीज़ 30 से स्टार्ट हो रही हैं, 25-30 दे आर गेटिंग डायबिटीज़, स्ट्रोक्स. सो आप जो सारी डिजीजेस जो आपकी 60+ थी अब वो 30 पे हैं, जस्ट बिकॉज खाया था, तुमने भी खाया था कह के आप खिला रहे हैं. इफ़ वी नो कि उसके कोई एडेड एडवांटेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइड इफेक्ट्स है, देन वाई टू ऑफर इट. आप देखोगे जो बच्चे की रूटीन डाइट जो होती है, जस्ट लाइक दलिया, आपका वेजिटेबल्स लाइक कैरेट या मिल्क, इन सब में नेचुरल शुगर होता है. इफ़ यू एडेड शुगर इन द फॉर्म ऑफ आइदर चीनी, केचप, चॉकलेट सॉस, तो ये बच्चे का टेस्ट पर चेंज करता है एंड द चाइल्ड स्टॉप्स अप्रिशिएटिंग द नेचुरल शुगर इन इट. शुगर के कोई भी एडेड एडवांटेज नहीं है, सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं. जस्ट लाइक वो ओबेसिटी कॉज करता है, डायबिटीज़ कॉज करता है, फ्यूचर में PCOS एंड इनफर्टिलिटीज कॉज करता है. इवन रिसर्च हैज प्रूवन कि एक्सेसिव शुगर इज लिंक्ड विद हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन, इट इज लिंक्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड पुअर कंसंट्रेशन. देन वाई टू गिव एडेड शुगर? इवन मिल्क हैज नेचुरल शुगर इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज, देन वाई टू एड शुगर इन इट एंड देन ऑफर इट टू योर चाइल्ड? इट्स जस्ट लाइक कि अगर बच्चा सपोज नॉर्मल दूध पी रहा है, 6 महीने का बच्चा अगर आप दूध पी रहा है एंड आप उसमें चीनी डाल के उसको देने लगे, तो वो नॉर्मल जो दूध पी रहा था वो भी उसको फीका लगने लगेगा, क्योंकि उसका टेस्ट पर चेंज हो जाएगा. तो वाई टू चेंज द टेस्ट पर इफ इट्स नॉट हेल्दी? आई रिमेंबर टॉकिंग टू माई सिस्टर एंड हर नीस कि ना वो दूध पीती नहीं है जब तक उसके अंदर वो ब्राउन ड्रिंक ना मिलाई जाए या ब्राउन पाउडर ना मिलाया जाए. एंड आई एम लाइक, she never knew about this. We introduced this to her and now she is addicted to it, right? I would say in the last 2 years हमने अपनी तरफ से उसको शुगर
का इंटेक नहीं दिया तो उसे नहीं पता ना कि शुगर होता क्या होता है, क्या है नहीं पता। राइट। हाँ एंड मोर ओवर एज पेरेंट्स वी आर माइंडफुल कि हमें शुगर नहीं खानी है, तो व्हेन ही विल नॉट सी अस ही विल नॉट आस्क फॉर इट। तो ये पेरेंट्स को खुद को भी चेंज करना होगा कि व्हेन दे हैव दिस हैबिट ऑफ वाचिंग अ नेटफ्लिक्स शो एंड देन लाइक बिंज ईटिंग, तो इवेंचुअली द चाइल्ड वुड बी लाइक कि मुझे भी दे बिंज दो, ईटिंग, मुझे भी पेरेंट्स खाना शुड बी है। द रोल मॉडल। यस, वी एज एन एडल्ट नो, हम हर जगह आप देख रहे हो इंस्टाग्राम में, नहीं चीनी नहीं खानी है, इट कॉजेज डायबिटीज, इट कॉजेज स्किन एजिंग। वो सोचो बच्चे पे कैसे पड़ रहे चीनी पे, तो ही स्टिल इन अ डेवलपिंग फेज। तो जब एडल्ट्स के लिए इतना हार्मफुल है शुगर, तब बच्चों का सोचो, वाई ऑफर इट टू देम? दे आर ऑल इनोसेंट, दे डोंट नो। It's we who are giving them sugar and changing their taste buds. If we don't introduce sugar to them, they'll be more than happy. Even the recent study have shown कि those first 1000 days में जिन्होंने sugar intake ज़्यादा किया है, 40% increase in risk of diabetes, 40% increase risk of obesity. It's there later in life. एंड व्हेन यू से कि शुगर लिया है, दैट मीन्स कि बार बार लिया है, Yeah, वंस इन अ मतलब- व्हाइल इट्स ओके। हाँ, once in a while it's fine. It's not like you should be आप natural sugars दो. I'm talking about जो फैमिली में चलता है, चलो चॉकलेट खा लो, आप ये कैंडीज खा लो, या चॉकलेट सिरप डाल रहे हैं हर चीज़ में, केचप के साथ दे रहे हैं, should try to avoid it. एडेड शुगर जितना हो सकता है आप अवॉइड करो। फर्स्ट ईयर में तो नो एडेड शुगर, सेकेंड ईयर में प्रेफरेबली अगर आप दे रहे हो तो आप जैगरी वगैरह दे सकते हो, इफ़ इट्स पॉसिबल आप हो सकता है, बट स्टिल जितना आप लिमिट रखोगे शुगर, इट्स गुड फॉर द लॉन्ग रन। सो शाउट आउट लाइक रेवन भाई अगेन, रेवन भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल आर नाउ अवेयर, लेबल पड़ेगा इंडिया एंड वी आर विद यू। गुड गुड। ये बताओ अर्पित कि जो सॉल्ट है उसका क्या करें? शुगर का तो बता दिया हमने कि अवॉइड करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। सॉल्ट के इर्द गिर्द बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, तो व्हाट इज़ योर इनसाइट एज अ डॉक्टर? देखो, जो बच्चों को सोडियम रिक्वायरमेंट होती है इन फर्स्ट ईयर, इट इज़ लेस देन 0.4 ग्राम पर डे, जो बच्चों को नेचुरल डाइट से मिल जाती है। So if you have to like simplify or make it or like visualize कि वो कितना होगा 0.4 ग्राम, because we don't measure when we हम देखते हैं स्वाद नहीं, नमक स्वाद अनुसार है ना। So that sodium which I'm talking about, it is already there in the food, so you don't need to add any salt to it. जो खाना घर का बनता है आई एम सेइंग कि फिर से करते हैं। ठीक है, चलो। जो बच्चों को सॉल्ट रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिकली द सोडियम, दैट इज लेस देन 0.4 ग्राम पर डे, जो बच्चों को नेचुरल डाइट से मिल जाती है, जो रूटीन डाइट खाता है, अगर उसमें आप सॉल्ट ऐड करोगे तो वो सोडियम लेवल हाई हो जाएगा। तो सो यू डोंट नीड टू ऐड एक्स्ट्रा सॉल्ट इन द चाइल्ड्स डाइट। So you mean जो खाना खाते हैं as adults, रोटी है, दाल है या सब में सब्जी सोडियम है। हाँ, उसमें नमक जो ऐड हुआ है, नहीं, नेचुरल फूड में सोडियम है, एमसी ओके ओके, विदाउट एडिशनल सॉल्ट। सॉल्ट, उसमें नेचुरल सोडियम है, एंड रिक्वायरमेंट लेस देन 1 ईयर इट इज लेस देन 0.4 ग्राम पर डे, जो बच्चे के नेचुरल डाइट में ऑलरेडी सोडियम है। सो उसमें अगर हम एडिड सॉल्ट देंगे तो इट विल बी बैड फॉर द टाइनी किडनीज, ओके, प्लस वो टेस्ट बड चेंज करेगा, सॉल्टी प्रेफरेंस होगा, एंड थर्डली लेटर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन so bland food is okay फॉर द किड्स। for the kids? या लेस देन 1 ईयर, Wow. नो एडिड सॉल्ट। Okay. कोई भी पैकेज्ड फूड जिसमें सोडियम कंटेंट इज मोर देन 0.6 ग्राम पर 100, इट इज लेबल्ड एज हाई सॉल्ट फूड एंड शुड नेवर बी ब्रॉट एट होम, इवन फॉर द एडल्ट्स। Chips and all जो होते हैं, Yes, which they're is all high on- salt. high salt. तो वो सब हाई सॉल्ट है, एंड हाई सॉल्ट का कोई भी एडवांटेज नहीं है। फ्यूचर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन इज देयर फॉर श्योर। जागो पेरेंट्स जागो, है ना, जानना पड़ेगा। आपने बताया था कि जो होममेड चीज़ें हैं उसको हमें इनकरेज करना चाहिए। सेरेलैक इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी वेल मार्केटेड, वेरी वेल सोल्ड इन द इंडस्ट्री। सेरेलैक से क्या होता है? देखो, any packaged food, I'm never in favor of any packaged food, because we never know they have artificial preservatives in it. उनकी shelf life इतनी लंबी कैसे है, ठीक है? They might have added refined sugar in it, which is not good for the kids. So I always prefer कि आप कुछ भी बच्चे को दो, homemade दो। सपोज आपको अगर बच्चे को कोई भी सेरेलैक बनाना है तो आप होममेड सेरेलैक बनाएं। कैसे बनता है? आप 1 कप राइस लीजिए, 1/4 कप मसूर दाल, 1/4 कप मूंग दाल लीजिए, इनको आप अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड सूखने के लिए रख दीजिए। आफ्टर दैट आप इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट कीजिए टिल इट टर्न्स ब्राउन। देन आप 1 कप मखाना लीजिए, 15 से 20 काजू और बादाम लीजिए, इनको भी आप अच्छे से रोस्ट कीजिए। इन सबको मिक्स करके आप मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। इस पाउडर को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं।
देन आप इसके 2 चम्मच लीजिए, 1 कप बॉइलिंग वाटर में ऐड कीजिए एंड उसको अच्छे से कुक कीजिए. ऑफर इट टू योर चाइल्ड. इसमें आप बनाना प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं फॉर द स्वीटनेस. इट इज़ वेरी टेस्टी एंड इट इज़ होममेड, नो प्रिजर्वेटिव्स इन इट. जब ये इतना आसान है बनाना, तो इतने सालों से हम लोग बाहर से क्यों खा रहे हैं? In some places they may used to make it. It's just that कि जब से मार्केट्स में आने लग गए हैं, it's for the easy convenience of the parents they are buying it. कि कौन बनाएगा? And Cerelac is, I would say, sufficient in itself in terms of nutrition also. No, it is one of the meals. One of the meals. One of the meals. So that is one of the meals offered to the child. Other than that, you can offer suji, you can offer dal chawal, you can offer fruits and vegetables purees to your child after 6 months of age. ऐसे कोई फूड आइटम्स जो अवॉइड करनी चाहिए बच्चों के लिए, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 months और फर्स्ट 1 year? We don't give added salt, added sugar or honey in the first year. No honey. No honey in the first Why? year. Because there's a risk of infant botulism in children. तो जिसकी वजह से हम फर्स्ट ईयर में बच्चों को हनी नहीं देते हैं. ये एक तरीके का पेट का इन्फेक्शन रहता है जिसकी वजह से जो बच्चों के लिए काफ़ी जानलेवा रहता है. तो इन फर्स्ट ईयर वी डोंट ऑफर हनी टू द चाइल्ड. सो ग्रोथ के लिए जो आयरन है उसकी बहुत आवश्यकता होती है. आई रिमेंबर डॉक्टर रेकमेंडिंग टू अस कि आयरन की जो ड्रॉप्स हैं ये इसको अब दिया करें. सो आयरन का सोर्स क्या रहता है एक बच्चे के लिए? ओके, इनिशियली फ्यू मंथ्स हम कहते हैं मदर को, आप प्रेगनेंसी में मदर आयरन खाती है जिससे कि मदर का आयरन स्टोर्स मेंटेन रहता है. उसके बाद डिलीवरी के बाद भी हर मदर को आयरन और कैल्शियम फर्स्ट 3 months तक लेना चाहिए जिससे कि मदर का भी आयरन स्टोर सही रहे, प्लस उसके ब्रेस्ट मिल्क में भी आयरन मिलता है. फिर बच्चा जब 6 months का हो जाता है उसके बाद से जो बच्चे की आयरन रिक्वायरमेंट होती है वो बच्चे को जो बच्चे का आयरन स्टोर होता है वो भी ख़त्म हो चुका होता है जो मदर से मिला होता है तब तक, प्लस जो बच्चे मदर फीड में भी जो आयरन होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं रहता है. तो इसलिए हर बेबी को एट 6 months वी स्टार्ट आयरन ड्रॉप्स. आयरन बच्चे को एनीमिया यानी खून की कमी से प्रिवेंट करता है, प्लस वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. स्पेसिफिकली जो इंडियन डाइट है, प्राइमरीली बीइंग वेजिटेरियन, आयरन कम मिलता है बच्चों को. तो इसलिए स्पेसिफिकली इन इंडिया एवरी चाइल्ड स्टार्टेड ऑन आयरन सप्लीमेंटेशन आफ्टर 6 months ऑफ एज. एंड इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. जैसे एनीमिया प्रिवेंट करता है एंड ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इट इज़ वेरी कॉमन. 64% चिल्ड्रन इन इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या खून की कमी. एक और चीज़ है, दूध पीता है इंडिया. एंड लोग कहते हैं कि अगर दूध नहीं पिएंगे तो हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी, ये ऐसा कहते हैं. और सत्य यह है कि आपका पता नहीं मुझे, बट मैंने बहुत दूध पिया है जब बड़ा हुआ हूँ, है ना, कि सुबह उठ के दूध पीना ही था, नॉर्मल सी बात थी. लेकिन आज नरेटिव्स हैं कि मिल्क इज़ वाइट पॉइजन एंड पेरेंट्स आर कन्फ्यूज्ड कि एक तरफ दूध जो कि कोर चीज़ था वो बच्चे को दें या ना दें. तो एज़ पर यू, नंबर 1, दूध देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अगर देना चाहिए सो काउ मिल्क दें या बफेलो मिल्क दें? अगर दें तो कितना दें? एवरीथिंग अबाउट मिल्क फ्रॉम यू. बच्चों को आप एनिमल मिल्क आफ्टर 1 year ऑफ एज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. यस. एंड कितना देना चाहिए? मैक्सिमम ऑफ 600 ml पर डे. आप अगर बच्चों को मोर देन 600 ml मिल्क पर डे देंगे तो उससे काफ़ी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है, काफ़ी बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी खून की कमी होती है, एंड काफ़ी बच्चे पिकी ईटर्स हो जाते हैं क्योंकि वो फुल रहते हैं. कहीं मेरे पास अभी भी पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि बच्चा खा नहीं रहा है, एंड ऑन टेकिंग द डाइटरी हिस्ट्री दे टेल कि बस सिर्फ दूध पीता है. एंड आई आस्क देम कि कितना दूध पीता है, कहते हैं बस सिर्फ 1-1.5 किलो दूध पीता है. आई एम लाइक कि आप 1-1.5 किलो चाय पियो, आपको भूख लगेगी? दे आर लाइक नहीं. तो मैंने कहा हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ चाइल्ड ड्रिंकिंग 1.5 लीटर ऑफ मिल्क टू हैव अ मील. ठीक है, तो इट इज़ you can give offered milk to your child. It provides good amount of proteins, it is good amount of calcium, but it should be in a limited amount. What I personally tell to my patients, आप 1 साल के बाद अगर बच्चा बाहर का दूध पीता है तो आप thrice a day ऑफर कीजिए, एंड 1.5 साल के बाद twice a day, but it should never exceed 600 ml per day. Otherwise there are high chances that your child may feel constipated or may become anemic. When you said 600 ml a day, this is additional milk.
अगर सपोज बच्चा अभी भी लाइक ब्रेस्ट फीड पे है तो वो अलग है और ये अलग है या फिर No, no, no. टोटली 600, it should be total कंप्लीट? complete. If it's on a breastfeeding, we can't quantitate the amount of breastfeeding. So in that case, added milk is optional. तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम है देन आप वंस ट्वाइस अ डे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर ब्रेस्ट फीडिंग सफिशिएंट है तो यू मे नॉट इवन इंट्रोड्यूस एनिमल मिल्क, बिकॉज आपका कैल्शियम और भी काफ़ी सोर्सेज में है, जैसे आपके रागी में है, मखाने में है, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में है, आपका चने, बहुत सब चीज़ें हैं आपकी, इन सब में कैल्शियम है, तो दे कैन गेट गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम दैट ऑल्सो. बट इंडिया वांट्स टू नो कि जो दूध है उसकी सोर्स का पता नहीं हमें. Yeah. जो अडल्ट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि बच्चे को दे या ना दें. पहले ज़माने में दूध सूट कर जाता था बच्चों को बिकॉज द मिल्क वॉज प्योर. आजकल जो दूध आ रहा है, इवन इफ इट्स पैकेज या फिर गाय से भी आ रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली एडल्ट्रेटेड. अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं अपने सामने निकलवा के लाते हूँ, बट वो जो गाय घास खा रही है वो भी पेस्टिसाइड्स है. जो गाय को इंजेक्शंस लग रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन्स लग रहे हैं, उनको एंटीबायोटिक्स लग रही हैं, वो सब इंजेक्शंस जो गाय को लग रहे हैं, जब वो गाय जो खा रही है सॉइल से, वो सब वो दूध के थ्रू जा रहा है. तो पहले दूध इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था क्योंकि वो दूध प्योर था. जो घास खा रही थी वो भी सही थी. अब सब चीज़ एडल्ट्रेटेड है, तो वो जो दूध आ रहा है इट इज़ नॉट दैट प्योर. सो दैट इज़ ऑल्सो एडिंग प्रॉब्लम टू दिस मिल्क. सो दूध दें ना दें? Of course, though, if it's from a good source, after 1 year of age, if it's suiting your child, अगर ब्लोटिंग हो रही है फिर गैस हो रहा है तो फिर so you can avoid it. Yeah. अवॉइड इट. इंटरेस्टिंग. कुछ लोगों की आँख नहीं खुलती है सुबह चाय के बिना, एंड दे थिंक कि जो बच्चा है उसको भी चाय दे देनी चाहिए बिकॉज जब हम पी सकते हैं तो बच्चा भी पी सकता है. सो इज चाय ओके फॉर बेबीज और फॉर किड्स? No. आपको बच्चों को चाय बिल्कुल भी ऑफर नहीं करनी चाहिए बिकॉज चाय में फाइटेट्स होता है, टैनिन्स होता है. ये केमिकल्स होते हैं जो कैल्शियम और आयरन को एब्जॉर्प्शन करने में हैम्पर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है. सेकेंडली, टी में कैफीन होता है जो स्टिमुलेंट होता है, जो बच्चे की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर सकता है. एंड थर्डली, चाय इज़ एन एपेटाइट सप्रेसेंट. इससे भूख मर जाती है, तो बच्चे की फिर जो बाकी जो मील्स खाने चाहिए वो स्किप हो जाते हैं. सो दैट्स वाई वी शुड अवॉइड टी इन चिल्ड्रन. तो फिर अडल्ट क्यों पीते हैं चाय? जब सब चीज़ें होती हैं इन चीज़ों से तो अडल्ट क्यों पीते हैं? इन इंडिया देर इज़ दिस ट्रेंड कि नहीं चाय पीनी है बिकॉज कैफीन किसको बुरा लगता है? एडल्ट्स को. टू गेट अ किक आउट ऑफ इट, उनकी अगर भूख सप्रेस होती है तो उनको क्या चाहिए एडल्ट को? आजकल तो दे ऑल अबाउट डाइटिंग. So that's why adult they take it. It's fine for adults. But for the developing phase, for the kids, we need more iron in that phase. We need more calcium in that phase. For the growing age, that's why we avoid it. इंटरेस्टिंग. चाय के साथ Biscuit. डिप करते हैं हम लोग बिस्किट, है ना? और उस बिस्किट का हमें वो लगती है अच्छी है बड़ी, बट वो मैदा होती है. True. सबसे कॉमन मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं 6 मंथ्स पे जो बच्चे को खाना स्टार्ट करना होता है, वो बिस्किट्स चाय में डिप करके देते हैं. बिस्किट्स इज़ नथिंग, जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाम ऑयल, मैदा एंड शुगर, विच ऑल शुड बी अवॉइडेड. एंड ऑब्वियसली अगर बच्चे को शुरू में ही वो दोगे तो बाकी सारी चीज़ें ब्लैंड लगेगी, तो बच्चा गेट्स यूज टू इट. आप उसका टेस्ट बड ही वो दे के ख़राब कर रहे हो. शुड नेवर गिव दिस चाय बिस्किट टू योर चाइल्ड. आई एम फ्रॉम देहरादून एंड वहाँ पे बेकरी काफ़ी फेमस है एंड पिस्ता बिस्किट इज़ वेरी फेमस. तो अगर आप खाने बैठो तो Hello, आराम Rasbik. से मैं किसी नाम ही सो आप जब खाने बैठोगे तो यू लाइक हॉग लाइक अ पिग, यू नो, लगे हो एंड यू नेवर लाइक रियलाइज कि अच्छा क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर. टेस्ट वेरी नाइस बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. अच्छा, एक और सवाल था मेरे पास जो पेरेंट्स पूछते हैं कि शुड दे डीवर्म देयर चिल्ड्रन रेगुलरली? जो कीड़ा है पेट के अंदर कई बार हो जाता है, तो हाउ डू यू गेट टू नो कि अच्छा मेरे बच्चे को कुछ अंदर क्या पेट में कीड़े हैं? Okay. In India, more than 200 million children are at risk of having worms. 200 million Children, they are at risk. Why? Because we are in a tropical belt. Plus, in rural areas, because of the poor sanitation or contaminated water, they are at higher risk of worms. So that's why at 2 years of age, every child should start deworming.
आप बच्चों को एवरी 6 मंथ्स 2 साल के बाद मिनिमम टिल 5 ईयर ऑफ एज आपको डीवर्म करना चाहिए। कुछ साइंस जिससे कि पता चल सकते हैं कि बच्चे को पेट में कीड़े हैं, वो नंबर 1 बच्चे को भूख कम लगना, बच्चे को नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें खाना, जैसे वो मिट्टी खाता है, सीमेंट खाता है, वो बच्चे की रात को नींद डिस्टर्ब रहना, बच्चा पीछे पेरिनल एरिया में एनस के अराउंड ऐसे खुजली करता है, या कुछ केसेस में दांत थोड़े किटकिटाता है। तो अगर ये साइंस दिखते हैं एंड आप डू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन एंड आस्क फॉर द डीवर्मिंग। आई वॉज टेकिंग बैक टू चाइल्डहुड। बच्चे मिट्टी क्यों खाते हैं? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न जिसमें बच्चा मिट्टी खाता है इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से ब्रेन में सिग्नल ऐसे जाते हैं कि वो नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें खाएं, जैसे मिट्टी, सीमेंट या पेंट खाते हैं। इट इज़ नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें, कुछ भी खाएंगे, ठीक है, तो ब्रेन गिव सिग्नल्स। इवन चिड़चिड़ापन हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से। बच्चे में जब आयरन कम होता है, बच्चे की भूख कम हो जाती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, दे स्टार्ट ईटिंग मड, पेंट्स, सीमेंट। तो आप बच्चों को आयरन दोगे इन सच केसेस एंड यू विल सी ड्रास्टिक रिजल्ट आफ्टर 1 year। And the most common reason for iron deficiency anemia in today's time we see in India, it is excessive milk. अगर आप बच्चे को 1 साल के बाद 600 ml से ज़्यादा मिल्क दोगे, there are high chances कि बच्चे के iron levels per day low होते जाएंगे and he'll develop anemia. That's why we restrict the milk to maximum 600 ml after 1 year of age. I'm concerned जो भविष्य होने वाला है हम सबका या फिर नेक्स्ट जनरेशन का, जो ओबेसिटी है वो एक बहुत बड़ा इशू है। यूएस में देखते हैं हम लोग, तो वी ऑल गेट टू सी वहाँ बच्चे कितने ओबीस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ फूड हैबिट्स एंड जंक फूड एंड द कोलाज एंड स्टफ। एंड वो ट्रेंड यहाँ भी दिख रहा है, बच्चे अभी से ही हैविंग डायबिटीज़ जो अभी से बच्चों को होनी शुरू हो गई है। तो क्या कर सकता है पेरेंट? More than 15 million children in India are suffering from obesity, and India ranks second highest number of obese children in the world. First being US. Wow. Come on, India, let's beat them. And most common reason behind is unhealthy food and unhealthy lifestyle. So obesity के बहुत सारे long term health implications हैं, like फ्यूचर में डायबिटीज़ का रिस्क है, हाइपरटेंशन का रिस्क है, हाइपरलिपिडीमिया का रिस्क है, हार्ट इश्यूज़ का रिस्क है, फैटी लिवर्स का रिस्क है, पीसीओएस या इनफर्टिलिटी का रिस्क है। इवन रिसर्च हैज़ प्रूवन कि ओबेसिटी से बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी और डिप्रेशंस। सो ओबेसिटी इज़ समथिंग विच शुड नेवर बी टेकन वेरी लाइटली, एंड चाइल्डहुड इज़ अ फेज जहाँ पे आप उसको करेक्ट कर सकते हो। देयर इज़ अ वेरी फेमस फैट सेल थ्योरी। फैट सेल थ्योरी या फैट सेल थ्योरी, अगर आप एक ओबीस इंसान को एक लीन या पतले इंसान से कंपेयर करें, तो ओबीस इंसान में नंबर ऑफ फैट सेल्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द लीन इंसान, और इनका फैट सेल्स का साइज़ भी बड़ा होता है। ये फैट सेल्स बनते कब हैं? बचपन में। कब तक बनते हैं? टिल 12 to 18 years ऑफ एज। अगर बच्चों ने टिल 12 to 18 years जंक खाया हो, अनहेल्दी फैट्स खाया हो, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम की हों, तो उनके नंबर ऑफ़ फैट सेल्स ज़्यादा होंगे। जिन्होंने बचपन में हेल्दी खाना खाया हो, गुड फैट्स खाए हों, रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटीज़ की हों, तो उनके नंबर ऑफ़ फैट सेल्स कम होंगे। यही जब बच्चे बड़े होंगे, ओवर ईट करेंगे, तो ओवर ईटिंग से बस फैट सेल्स का साइज़ बढ़ेगा। इन बच्चों ने जिन्होंने बहुत अनहेल्दी खाया, इनके नंबर ऑफ़ फैट सेल्स भी ज़्यादा है, प्लस ओवर ईटिंग की तो ओबेसिटी का रिस्क ज़्यादा है। जिन बच्चों ने अच्छा हेल्दी खाना खाया है, इन्होंने ओवर ईटिंग की, फैट सेल्स तो बढ़ेगा, साइज़ तो बढ़ेगा, बट नंबर ऑफ़ फैट सेल्स विल बी सेम, तो ओबेसिटी का रिस्क कम रहेगा। तो इसलिए वी शुड वर्क ऑन द फाउंडेशन। तो बच्चों को शुरुआत में ही आप अच्छा खिलाओ, जंक से अवॉइड करो, नहीं तो आगे जाके ओबेसिटी का रिस्क है। मेक सो मच ऑफ सेंस। जो जीन्स हैं, वोंट दे प्ले अ रोल ओवर देयर? मेजरली हाँ। तो क्या करे बच्चा उस केस में? हेल्दी लाइफस्टाइल्स, नंबर ऑफ फैट सेल्स कम बनेंगे अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल खाएंगे। इट्स नॉट दैट कि अगर बच्चा, पेरेंट्स मोटे हैं तो बच्चा मोटा ही होगा, उसको टेंडेंसी है मोटा होने की, बट इट्स देयर चॉइस ऑल्सो। अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल जिएगा, हेल्दी खाना खाएगा, देयर आर हाई चांसेस ही विल बी फाइन। एक्सरसाइज करेगा थोड़ा बड़े होके,
आप हेल्दी खाना खाएगा, क्लीन खाएगा, तो हिल बी फाइन। ये बात हो गई अंदर की। अब बात करते हैं बाहर की। इन अ वे जो आपका स्किन है, व्हेन वी गो टू द बीच साइड, हम गोवा जाते हैं तो टेकिंग हिम ऑन द बीच एंड यू फील जो सनस्क्रीन है वो उसको लगाएं या ना लगाएं। आप खुद लगाओगे नो SPF 150 या जो भी आते हैं मार्केट में, पता नहीं क्या क्या आता है। बच्चे के लिए क्या क्या एप्लीकेबल है देखो, SPF? लेस देन 6 मंथ्स आपको सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए। आप बस फिजिकल प्रोटेक्शन दीजिए इन द फॉर्म ऑफ शेड्स, या आप फुल स्लीव्स कॉटन क्लॉथ्स पहना दीजिए, या फिर आप स्टूडेंट हॉल जो स्ट्रॉलर्स होते हैं, हुडेड वाले स्ट्रॉलर्स, वो दे दीजिए, या फिर लॉन्ग हैट्स हो जाती हैं। तो आप फिजिकल प्रोटेक्शन दो लेस देन 6 मंथ्स। अबव 6 मंथ्स आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए जा रहा हो, जैसे पिकनिक के लिए जा रहा हो, बीच पे जा रहा हो, या स्विमिंग के लिए बच्चा कोई जा रहा हो, तो आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सनस्क्रीन फिजिकल सनस्क्रीन हो एंड नॉट अ केमिकल सनस्क्रीन। हाउ डू वी डिफरेंशिएट जो फिजिकल एंड केमिकल? जो फिजिकल सनस्क्रीन्स होती हैं, दोज आर बेस्ड आउट ऑफ जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। जो जिंक ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन्स होती हैं, दोज आर फिजिकल सनस्क्रीन। वो बेसिकली एक स्किन के ऊपर लेयर बना देती है जो यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है। वेराज जो केमिकल सनस्क्रीन्स होती हैं वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है एंड हीट को रेडिएट करती है। तो केमिकल सनस्क्रीन्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज इट माइट बी हार्मफुल फॉर द डेलिकेट स्किन। Do you mean that zinc oxide is the same thing which Indian team players used to apply on their हाँ, cheeks? that they use, yeah, they use physical sunscreen and it's the safest of all. But because of कि नहीं हमें सुंदर भी दिखना है, तो they are all into chemical sunscreen these days. But बच्चों में we never advised any kind of chemical sunscreen, only physical sunscreen. And that too अगर वो long exposure of sun के लिए जा रहा हो तो। Up to the age of? हम भी यूज़ कर सकते हैं फिजिकल सनस्क्रीन। हाँ, इट इज़ ऑलवेज गुड। वाई गो फॉर द केमिकल सनस्क्रीन इफ़ यू हैव एन ऑप्शन? इट्स जस्ट दैट कि लीव्स अ वाइट कास्ट और टिन जो फिजिकल देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ, तो दैट इज़ द ओनली इशू। या फिर वो सेल्फी नहीं आ पाएगी ना। अच्छा बताओ कि ब्रश करना है, ठीक है। हम लोग अडल्ट ही ब्रश नहीं करते हैं रात को, और हम चाहते हैं कि बच्चा स्टार्टिंग से ब्रश करे। इट्स सो आयरॉनिकल राइट, वी लाइक सो हिपोक्रेट्स एज अडल्ट्स कि तुम ब्रश करो, तुम ब्रश करो, तुम ब्रश करो। बच्चों को कब से ब्रश करना शुरू करना चाहिए, और कौन सा टूथपेस्ट उनके लिए सही रहेगा? क्या वही सेम टूथपेस्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर दे डू हैव समथिंग स्पेसिफिक? बच्चों की जो ओरल हाइजीन होती है वो बर्थ से स्टार्ट करनी चाहिए। तो ओरल हाइजीन कैसे करते हैं? ओरल हाइजीन आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द पेस्ट। तो ओरल हाइजीन क्या होती है? आपको एक नॉर्मल कॉटन का कपड़ा या म्यूस्लिन क्लॉथ लेना है, पीने वाले पानी में, दैट शुड बी ल्यूकवार्म, उसमें डिप करके बच्चे का टंग और गम्स को ऐसे वाइप करना है एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो कब तक करना है? जब तक बच्चे के दांत नहीं आते हैं। एंड दांत कब आते हैं? बच्चों के अप्रॉक्स 6 to 15 मंथ्स के बीच में। तो जब तक दांत नहीं आ रहे हैं तब तक आपको ओरल हाइजीन करनी है बच्चे की। जब बच्चे के दांत आते हैं, वंस द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स, तब आप बच्चों को ब्रशिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रश कौन सा? आजकल फिंगर वाले ब्रश भी आते हैं, आप सिलिकॉन बेस्ड वो यूज़ कर सकते हो। आप बेबी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो, बट इट शुड बी, पर्सनली आई सजेस्ट फ्लोराइड फ्री, क्योंकि अगर वो इंजेस्ट भी कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देर आर किड्स टूथपेस्ट विच आर अवेलेबल फ्लोराइड फ्री, आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर अमाउंट शुड बी राइस ग्रेन अमाउंट, चावल के दाने जितना, इन द फर्स्ट 3 years। एंड आपको बस एक हल्का सा स्मीयर लगाना है एंड वो ब्रश करना है। तो वंस द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स, आप बच्चे को ब्रश स्टार्ट कर सकते हैं विद द राइस ग्रेन अमाउंट ऑफ बेबी टूथपेस्ट विच इज़ फ्लोराइड फ्री। आफ्टर 2 years आप बच्चों को थोड़ा नॉर्मल टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं विच हैज़ फ्लोराइड इन इट। बट द साइज आफ्टर 3 years बिकम्स पी साइज। As of now, I'm not a parenting coach, but I can say this कि when you would brush in front of him, he will copy you. Copy you, yeah. Should be a role model again. तो करता है वो, हाँ. Whatever you practice, they'll copy you. they'll copy you. So yeah, that is true. Very interesting, very interesting. So हमने बात करी about parenting, कोच पर बात करी। आप खुद एक पेरेंट हैं, you meet so many parents on a daily basis कि डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब ये। Don't you get irritated
कि यार क्या पूछ रहे हो यार, मतलब क्या सोच के आए हो, बिकॉज पेरेंट्स दे कम विद ऑल सॉर्ट ऑफ लाइक थिंकिंग्स एंड स्टफ. तो पेरेंटिंग सही तरीके से क्या क्या, द आई वुड से सही पेरेंटिंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके अनुसार? देखो, पेरेंटिंग इज़ डिफरेंट विद ईच किड, बिकॉज हर बच्चा अलग है. ठीक है, इट्स द चाइल्ड हु मेक अ पेरेंट. ठीक है, तो नो वन रूल कैन बी अप्लाइड टू ऑल चिल्ड्रन फॉर पेरेंटिंग. सर्टेन थिंग्स कि हाँ बस ये चीज़ तो करनी ही चाहिए. देखो, व्हाट आई पर्सनली टेल टू ऑल माई पेशेंट्स अबाउट पेरेंटिंग इज, आपको एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए एज अ पेरेंट, कि आप घर में एक ऐसा इन्वायरमेंट और माहौल क्रिएट करो जिसमें कि आपका बच्चा सेफ और हैप्पी फील करे. एंड सेकेंडली, बच्चे की कोई भी दिल की जो बात हो या उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो आपसे बेझिझक डिस्कस करना चाहे. तो अगर आपने ये क्रिएट किया ऐसा घर पे इन्वायरमेंट, तो यू आर इन अ राइट डायरेक्शन ऑफ पेरेंटिंग. Bang on. Thank you for sharing this because हम लोग उस बारे में बात भी कर रहे थे अभी बिफोर द पॉडकास्ट कि जो मदरहुड है उस बारे में बहुत बात होती है, बट जो फादरहुड है उस बारे में बात होती नहीं है. एंड इंडिया में ख़ास तौर पे एक ऐसी क्वेश्चन रही है बिकॉज ऑफ द पावर गैप कि फादर से बात हो नहीं पाती थी. True. पापा से ना मतलब बात होती नहीं है, मतलब पापा गुस्सा हो जाएंगे एंड स्टफ लाइक दैट. देयर आर सम फैमिली जहाँ पे ऐसा होता है. एंड द चाइल्ड नेवर गॉट टू नो हु दैट फादर वॉज. ठीक है, उसे पता है कि हाँ ये मेरे फादर हैं, बट वो इंसान कौन है कभी जान नहीं पाया क्योंकि कभी बात ही नहीं हो पाई उसकी. सो आई वुड से दैट एज फादर वो जो मैचो मैन है ना वो वाला थोड़ा बाहर रखो यार. एंड जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई डू, if I speak with Mirag, I would not talk to him like this. I will be on my knees, eye Get to down to eye, his ki, level. bro, high five. And he feels like we are like buddies, Connecting, yeah. not like an authority talking to me. And one more approach which I follow is like questioning him. कि अच्छा आप बताओ, not like कि this is what I have to do. आपने क्यों किया? So he this, this is the authoritative type of parenting which should be followed, which has, there is a bond between the child and the parent. And so that although there are certain rules and disciplines which are set, but still there is a bond between the parents and the child, and they can question each other, like they can have an talk why we are doing this, why we are not doing this, why we are following this thing. So it's basically good for that. The other type of parenting is authoritarian, in which the parents are the boss, कि मैंने जो बोला वो आपको करना है. That doesn't work. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वो चीज़ फॉलो नहीं होगा यहाँ पे. Yeah. So that doesn't work. One is the neglectful parenting, in which parents को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा जो करें. That is usually not seen these days. So the authoritative type of parenting, in which the parents and the child have a bond. They have certain rules. They have set discipline, but the child can question the parents, and usually the parents' response in a polite and a calm way, ki why we are doing this. They explain to them. They become friends mainly, and it works in long run. When we live in like metro cities, यहाँ पे I feel when both husband and wife are working, सुबह गए और रात तक वापस आते हैं, and the child is at the mercy of the maid, तो वो कैसे बनेगा बॉन्ड? ये बहुत ही लाइक प्रैक्टिकल लाइक चैलेंज है. हम लोग बात तो कर रहे हैं कि देयर शुड बी लाइक टाइम गिवन टू द बेबी एंड द चाइल्ड टू सी हिम ग्रो एंड स्टफ. बट ठीक है, मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है, सो आई गेट टू सी हिम लाइक डे इन डे आउट. बट जो शख्स बाहर जा रहा है फॉर ट्रिप्स और फॉर वर्क, वो कैसे ये चीज़ लेके आएगा? So that is why the number of cases of behavioral disorders are increasing in children. So they are not able to connect with people. They are attached to screen at home. तो आपको क्या लगता है, मेड पूरे टाइम कोई एंटरटेन करती है? वो तो बस अपने जॉब करने आते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम. ठीक है, तो वो बच्चे को स्क्रीन दे देते हैं, वो अपना काम करते हैं, एंड स्क्रीन बिकम्स देयर बेस्ट फ्रेंड. दे कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद द स्क्रीन. तो जब दैट्स वाई वी से कि जितना आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, जितना वो बच्चा सोशलाइज करे, तो उतना बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है. सो हाउ डू वी बूस्ट कॉन्फिडेंस इन अ चाइल्ड? नंबर 1 इज़ 9 minutes रूल. इट वर्क्स अ लॉट. इसमें जो बच्चे के सुबह उठने के बाद के 3 minutes होते हैं,
बच्चे के स्कूल के आने के बाद के जो 3 मिनट्स होते हैं एंड रात को सोने से पहले के जो 3 मिनट्स होते हैं, यू शुड गिव अनडिवाइडेड अटेंशन टू योर चाइल्ड. इसमें दिस अगेन किसी बहुत जरूरी बोला आपने, अनडिवाइडेड attention. अटेंशन, वेरी Yes. इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन दिस फॉर ऑल दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड दिस. बेसिकली ये जो 3 मिनट्स मैंने बताए हैं, इसमें भी अगर आप बच्चों को अपना फ़ोन साइड में रख के, अपनी सारी प्रॉब्लम साइड में रख के सिर्फ बेबी से बात करो, उससे इंटरेक्ट करो, उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, उससे आपकी और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है. इवन आई फॉलो दिस विद माई डॉटर. वंस आई स्टार्टेड दिस 3 minutes, we became very close and we talk, and once I come back from my work, then she says, now it's your time to give me undivided attention. Not only when she comes from school. So it really works practically. Second is positive affirmation. You should talk positively about the kid. Kini, you are doing very good, you are good at this, you are doing amazing at this thing. You should not always be like कि तू तो ये है, ये नहीं आता. तो you should talk positive, because if you speak positive to your child, it stays in their subconscious mind and they feel good about it and it boosts their confidence. So true. Just to add a perspective over here, I've seen some kids in some families using some kind of words जिन्हें हम लोग गाली कहते हैं. उसको पता भी नहीं उसका मतलब क्या है, बट सिंस ही हैज हर्ड इट एट होम कि हाँ ऐसे बोला जाता है, तो भी ऐसे ही बोला जा रहा है. True. एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. तो व्हाट आई अंडरस्टूड कि अगर एज पेरेंट्स इफ वी फिक्स आवर सेल्स, सब हो जाएगा फिक्स. सब हो जाएगा. बी ए रोल मॉडल, वो करो. एंड थर्डली इज सेलिब्रेट द एफर्ट्स एंड नॉट द रिजल्ट. कि अगर बच्चे ने मेहनत की है, इवन इफ ही डिडंट टॉप, इवन इफ ही डिडंट पास, अगर उसने मेहनत की है तो अप्रिशिएट दैट. ठीक है, टेल देम कि नहीं आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, ये चीज़ थोड़ी रह गई थी तो यू कैन वर्क ऑन इट, इंस्टेड ऑफ कि यू स्टार्ट स्कोल्डिंग कि तुमने ये नहीं किया, तुम नालायक हो, तुम गधे हो, तुमने नहीं किया. इट्स नॉट लाइक दैट हाउ इट वर्क्स. दैट विल लो डाउन हिज कॉन्फिडेंस. तो वी आर देयर टू सपोर्ट, बिकॉज इस चीज़ के लिए तो बाकी दुनिया है ही डाउन करने के लिए. तो वी एज अ पेरेंट नीड टू मोटिवेट आवर चाइल्ड, बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस. तो सेलिब्रेट द एफर्ट्स एंड जहाँ पे वो गलती कर रहा है, ट्राई टू करेक्ट हिम. अर्पित, आई एम 35 एज ऑफ नाउ. ठीक. एंड हम जो बात कर रहे हैं इस समय, वी आर टॉकिंग इन 2020-25, राइट. आज के टाइम पे ये जो इंटरेक्शन है कि बीइंग सॉफ्ट विद योर किड्स इज गेटिंग मोर पॉपुलैरिटी. या बिकॉज द प्रीवियस जनरेशन डिडंट फॉलो दिस. उनका था कि बोल दिया तो करो, राइट. देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ लाइक फियर. अफर्मेशंस क्या होती थी, दे डिडंट इवन नो अबाउट इट, राइट. या I spoke with peak performers, Olympic champions, and they said कि strict होना भी ज़रूरी है. कि if they became what they became, it's because of someone was very strict back then. Their childhood wasn't like others' childhood. उनका बचपन बाबी डॉल्स के साथ नहीं बीता. उनका बचपन भी बीता मेहनत करना, ट्रेनिंग करना, एफर्ट करना, स्पोर्ट्स में उनका नाम कमाना. तो उनका बचपन वो भी था जहाँ पे एक पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट था. और अगर हम बात करें आज के टाइम पे टू एक्सेल, टू हसल, तो वहाँ कहते हैं बी वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट बीइंग सॉफ्ट. तो एट टाइम्स आई हैव दिस थॉट व्हेन आई एम रेजिंग माई लिटिल वन एंड यू आर रेजिंग योर लिटिल वन, कि हम लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं कि यार हाँ ऐसा होना चाहिए बिकॉज हमें ऐसा नहीं मिला. But then, do we feel that in the long run, that toughness, that like resilience, they might lose on this? What do you say? The thing is कि being soft होना and discipline करना, it's a different thing. ठीक है, आप set rules set करो कि ये rules हैं, हमें ऐसा ऐसा करना है. अगर क्यों सेट कर रहे हो, टेल देम, दे शुड ऑल्सो नो. देखो ये जो जनरेशन है ना बहुत ही इंटेलिजेंट है. जो अब जनरेशन आ रही है, दे नो एवरीथिंग. ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि जो सुन लिया वो मान लिया. ठीक है, ये जो जनरेशन है, दे नीड टू नो कि अगर आपने ये सेट किया है तो क्यों कर रहे हो मेरे साथ. सो इफ़ वी आर सेटिंग रूल्स, टेल देम कि बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेटिंग रूल्स सो दैट इट्स गुड फॉर यू ओनली. ठीक है, एंड बीच बीच में डांटना भी चाहिए बिकॉज इट एक्ट्स एज अ वैक्सीन.
पूरे टाइम ही आप इतना जेंटल रहेंगे, लाइक फुल टाइम आप बिल्कुल अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कहोगे, वंस दे गो इन द आउटर वर्ल्ड देन दे विल सफ़र कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बीच बीच में डांटना इट्स जस्ट लाइक अ वैक्सीन टू देम, जिससे कि वो आगे जाके बच्चे रियल वर्ल्ड को फेस कर पाएगा। द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमें हर बार डांटते ही नहीं रहना है कि आप मिले नहीं कि तू तो नालायक किया, तुझसे कुछ नहीं होगा। दैट विल लोअर डाउन द कॉन्फिडेंस। एंड आप बता रहे कि हाँ कुछ कुछ जो सक्सेसफुल हैं जिनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, आप उनका नहीं सोच रहे जो सक्सेसफुल नहीं है जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे। देर वेरी फ्यू एट द टॉप, देर सो मेनी ऑफ नॉट एबल टू रीच देयर बिकॉज देयर पेरेंट्स माइट नॉट हैव सपोर्टेड देम। So parental support is very important. So you have heard about कि parents being strict, but you have not heard from them parents being supportive. If they are strict to a certain limit and for their own good. So you need to know, set your limits कि हाँ कहाँ तक मुझे जाना है, कहाँ तक मुझे बोलना है। ये नहीं कि हम being violent हो रहे हैं बच्चे के साथ, उसको नहीं समझ। We should try to understand their perspective also, because the generation this is different from the generation before. क्या होने वाला है आगे? Same as in क्या होने वाला है आगे? As in the next generation. This generation, you never know, it's changing after a decade. You never know what will happen. But I'm sure if you're being gentle with your kids, it will work. I'm not saying you can't be strict. You have to be strict at many points so that they are immune to the outside world. But you can't be violent with the kids. I love this analogy when you said that कि वैक्सीन भी ज़रूरी है, तो कभी कभी की जो डांट है या फिर जो डिसिप्लिन है वो एक्ट्स एज अ वैक्सीन टू कीप देम ऑन ट्रैक। और रोज़ वैक्सीन भी नहीं देना है, नहीं है ना, कभी कभी देना है जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। वी हैव मोर क्वेश्चंस। बहुत सारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि जो वैक्सीन है वो कहाँ से कराया जाए। अ शॉक फॉर मी, हमने पहला साल सारे वैक्सीन्स कराए फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल बिकॉज एज पेरेंट्स वर कंसर्न कि अरे साफ़ सफाई नहीं होगी, हाइजीन एंड ऑल। एंड वी गॉट टू नो कि जो पहले साल के वैक्सीन होते हैं वो फ्री होते हैं सरकारी अस्पताल में। और हम जब गए सरकारी अस्पताल में तो दे सेड कि सर ये तो पेड वाला है, जिससे पहले वाले थे वो सारे फ्री थे, सो वी मिस द बस। तो आप बताओ कि क्या फ़र्क है टू गेट डन फ्रॉम अ प्राइवेट और अ गवर्नमेंट? देखो, दो मेजर डिफरेंस होते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट वैक्सीन एंड द प्राइवेट वैक्सीन। जो डीपीटी वैक्सीन्स होती हैं वो जो गवर्नमेंट में अवेलेबल होती हैं वो पेन फीवर वाली होती हैं, वेराज जो प्राइवेट में अवेलेबल होती हैं आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं डीपीटी के लिए। आप वो आइदर पेनलेस या पेन फीवर कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस इज देर आर फ्यू वैक्सीन्स जो अभी गवर्नमेंट शेड्यूल में अभी तक नहीं आई है, बट आई एम श्योर वो आफ्टर 5 या 10 ईयर्स आ जाएंगी बिकॉज गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट। आफ्टर 5-10 ईयर्स आ जाएंगी? अभी तो आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। पहले निमोनिया की भी वैक्सीन्स नहीं थी, अब आ रही हैं कुछ साल से। तो दे आर वर्किंग ऑन इट। जैसे जैसे उनका बजट इम्प्रूव होगा, बजट बढ़ेगा तो दे इनकॉर्पोरेट। तो 5 ऐसी वैक्सीन्स जो अभी प्राइवेट में अवेलेबल है एंड एट प्रेजेंट गवर्नमेंट में नहीं है। नंबर 1 इज़ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, नंबर 2 इज़ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, नंबर 3 इज़ टाइफॉइड वैक्सीन, नंबर 4 इज़ चिकन पॉक्स वैक्सीन एंड नंबर 5 इन सम पार्ट ऑफ द कंट्रीज मम्स वैक्सीन जो गालफुगी की होती है वो। सो दीज 5 वैक्सीन्स आर स्टिल नॉट अवेलेबल इन द गवर्नमेंट सेटअप्स। इसके अलावा और भी ऑप्शनल वैक्सीन्स होती हैं, बट दोज आर ऑप्शनल। आप चाहो तो जैसे मेनिंजाइटिस की हो गई हैं, वो ऑप्शनल वैक्सीन्स हैं जो आप प्राइवेट में लगवा सकते हैं। सो ये वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन प्राइवेट बट नॉट इन द गवर्नमेंट? नॉट इन द गवर्नमेंट। तो यू स्पोक अबाउट द पेनलेस वैक्सीन्स। पेन तो होगा जब नीडल जाएगी तो पेन तो होगा। इट इज़ जस्ट द आफ्टर इफेक्ट। स्पेसिफिकली जो पर्ट्यूसिस का एक कंपोनेंट होता है डीपीटी में, पर्ट्यूसिस, वो पार्ट पेन और स्वेलिंग करता है, तो वो चीज़ थोड़ी मॉडिफाइड किया जाता है इन द पेनलेस, जिसकी वजह से बच्चे को वो जो स्वेलिंग है, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो फीवर है, वो थोड़ा सा कम होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट वैक्सीन्स। तो मिनिमम अगर इफ़ द पेरेंट्स कांट अफोर्ड तो एटलीस्ट जो गवर्नमेंट में है वो तो एटलीस्ट लगवा लें। एंड जो नहीं है वहाँ पे अवेलेबल, इफ़ यू कैन गो आउटसाइड एंड ईट एट अ रेस्टोरेंट, इफ़ यू कैन गो फॉर अ मूवी, देन डेफिनेटली यू कैन अफोर्ड दोज
other vaccines just like typhoid, hepatitis A, chickenpox from a private setup. I've even heard that efficacy of a painless vaccine is less as compared to a normal vaccine. ये 10 years पहले ये स्टडी हुई थी कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बट द रीसेंट स्टडीज हैव शोन द एफिकेसी बोथ आर सेम. Same. Yeah. Interesting. कई बार बुखार तो होता है वैक्सीन होने के बाद. इन जनरल बच्चे का कई बार सिर बहुत गर्म रहता है. ऐसा क्यों होता है? देखो, जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनका माथा गर्म रहता है बिकॉज उनका जो थर्मो रेगुलेशन है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, एंड उनका जो हेड है वो लार्जेस्ट सरफेस एरिया होता है, तो वहाँ से बॉडी की हीट है वो डिसिपेट होती है. तो इसलिए कभी भी अगर आपको लगे कि बच्चे का सर गर्म है, आपको डाउट है कि उसको फीवर है, तो आप एक नॉर्मल डिजिटल थर्मोमीटर लीजिए, अंडर आर्म में ऐसे चेक कर लीजिए. उसमें अगर टेम्परेचर इज अबव 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन इन दैट केस बेबी को फीवर है. अदरवाइज सिर्फ माथा गर्म होना इज़ नॉट ऑलवेज फीवर. सो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जब किसी को बुखार हो? देखो, फीवर के दौरान आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं. नंबर 1 इस बच्चे को बुखार के दौरान आपको बहुत ज़्यादा लेयर ऑफ कपड़े नहीं पहनाने हैं, नहीं तो जो बच्चे की जो बॉडी की हीट है वो बाहर डिसिपेट नहीं हो पाएगी. तो नॉर्मली टेंडेंसी रहती है बुखार है स्वेटर पहना दिया, जैकेट और पहना दी है, बल्कि उससे जो बॉडी की हीट है फीवर के दौरान वो डिसिपेट नहीं हो पाएगी. तो जो फीवर 100 है वो 102 हो जाएगा. तो आपको नॉर्मल लेयर ऑफ क्लोथ्स पहनाने हैं. नंबर 2, रूम का टेम्परेचर एम्बिएंट रखना है. कई बार समर्स में क्या करते हैं, फ़ैन बंद कर देते हैं फीवर में, या विंटर्स में क्या करते हैं, हीटर चला देते हैं, तो आपको उससे बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा. तो इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज़ एम्बिएंट नॉर्मल, देन इन दैट केस फीवर भी थोड़ा जल्दी डाउन आता है. नंबर 3, अगर फीवर हाई है तो आपको बेबीज़ की गुनगुने पानी से या फिर नॉर्मल टैप वाटर से स्पंजिंग कर सकते हैं. जो पेरेंट्स गलती करते हैं वो आइस कोल्ड वाटर या ठंडे पानी से स्पंजिंग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए. तो द वाटर शुड बी ल्यूकवार्म और टैप नॉर्मल टेम्परेचर. एंड नंबर 4, फीवर के दौरान बच्चे की एपेटाइट कम हो जाती है, भूख कम लगती है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स ओवर फोर्स फीड करते हैं जिसकी वजह से बच्चा उल्टी कर देता है. तो पेरेंट्स और पैनिक हो जाते हैं कि तो अब तो इसको उल्टियाँ भी हो रही हैं. तो इन दैट केस आपको उस टाइम पे फोर्स फीडिंग नहीं करना है. इंस्टेड यू शुड इंकरेज मोर फ्लूइड्स. आप थोड़ी थोड़ी देर में उसको पानी या फिर कोई भी फ्लूइड्स ऑफर करते जाएं जिससे कि बच्चा डिहाइड्रेट ना हो. एक मोस्ट कॉमन क्वेरी जो मेरे पास फीवर रिलेटेड आती है कि मेरे बच्चे ने तो कुछ खाया नहीं, क्या मैं उसको दवाई दे सकती हूँ फीवर की? हाँ, आप बच्चे को पैरासीटामोल की सिरप अकॉर्डिंग टू द वेट आप बच्चे को खाली पेट भी ऑफर कर सकते हैं. डू यू फील दैट एक बच्चे की जो इम्यूनिटी है दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल कि उसे बुखार कितनी बार हो रहा है, बार बार हो रहा है? इफ़ येस, देन हाउ टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी? देखो, फीवर आना इट्स अ गुड साइन कि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी है. अगर फीवर नहीं है, फीवर कब आता है? जब कोई फॉरेन बॉडी या कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट अपने काउंट्स बढ़ाती है एंड फीवर चढ़ता है. तो फीवर आ रहा है तो दैट मीन्स बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो वो भूल जाओ. हालांकि फीवर आने का अलग अलग रीजंस रहते हैं, एंड द नंबर 1 रीज़न इन टुडेज डे इज़ रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस. बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी एक वायरस से हो गया, कभी फ्लू हो गया, कभी हैंड फुट माउथ डिजीज़ हो गया. तो देयर आर नंबर ऑफ वायरसेस देयर इन द मार्केट जिसकी वजह से बच्चों को बार बार फीवर आता है. तो अगर बच्चे को बार बार फीवर आ रहा है, दैट डजंट मीन योर चाइल्ड्स इम्यूनिटी इज़ लो. इट्स जस्ट हिज इम्यूनिटी इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड एंड इन अ डेवलपिंग स्टेज. वो हर वायरस से एक्सपोज हो रहा है एंड वो उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम अपना डेवलप कर रहा है. दैट्स इट. जो बच्चा है वो कहीं पे भी हाथ लगा देता है और फिर वो हाथ जाता है मुंह के अंदर, तो इन्फेक्शन सीधा गया मुंह के अंदर, नो सैनिटाइजेशन, नथिंग इज़ देयर. नाखून को काटना होता है, तो जो बच्चों के नाखून हैं वो कैसे काटे जाएं जिससे कि वो इन्फेक्शन मुंह के अंदर ना पहुंचे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल अबाउट दिस हाइजीन हाइपोथेसिस. एक हाइजीन हाइपोथेसिस होती है जिसमें क्या रहता है कि हम ओवरली प्रोटेक्टिव होते हैं कि हैंड सैनिटाइज करना है, ये सारी चीज़ें सैनिटाइज करनी है, बच्चा ये मुंह में डाल लेगा ये नहीं, ये सब सैनिटाइज हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा उन बैक्टीरिया या जर्म से एक्सपोज ही नहीं हो पाता है एंड बच्चा उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं कर पाता है. जिसकी वजह से बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होके बाद में एक्सपोज होगा तो वो बहुत जल्दी उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है. तो मतलब ये है कि अगर आप एज अ पेरेंट वाकिफ़ हो कि आप भारत में रह रहे हो जहाँ पे पोल्यूशन होगा ही होगा, तो ट्रीट हिम
prepare him to face the real world. आप खुद देख सकते हो रूरल एरियाज में बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, बाहर धूप में खेलते हैं, हर जगह खेलते हैं, क्या होता है? कुछ नहीं होता है, खूब खेलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं अर्बन सिटीज़ में अगर थोड़ा सा भी बाहर का पानी पिया, डायरिया हो गया। तो जो लोग नॉर्मल बिस्लेरी का पानी पीते हैं उनको नॉर्मल पानी पिला दो, डायरिया हो गया। तो इट इज़ द हाइजीन हाइपोथेसिस। आप बहुत ही ज़्यादा हाइजीन रखोगे ना तो दे डोंट गेट एक्सपोज टू देम। तो दिस एक्सपोजर टू, जैसे हम माउथिंग करता है बच्चा 3 मंथ्स पे हर चीज़ मुंह में डालता है, उसको हम डिस्करेज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो थोड़े जर्म्स भी अंदर जाते हैं, स्किन का फ्लोरा अंदर जाता है एंड द बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट इट। ठीक है, तो हमें बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव भी नहीं होना है। तो बच्चा अगर फ्लोर पे खेल रहा है, खेलने दो। थोड़ा बड़ा बच्चा है, हाउस होल्ड चोर्स कर रहा है, करने दो। सो दिस इज़ हाउ दे विल डेवलप गुड इम्यून सिस्टम। शुडंट बी लाइक नहीं हर बार सैनिटाइजर यूज़ करना है, हर बार आपको फ्लोर पे नहीं रखना है बच्चे को, कभी ये हो जाएगा, कभी मुंह में डालेगा। इट्स ओके, लेट देम एंजॉय। तो किस एज से नाखून काटने चाहिए बच्चों के? देखो, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट आई टेल यू, बच्चे के जो नाखून होते हैं वो 17th वीक ऑफ जेस्टेशन से पेट में बनने शुरू होते हैं एंड बाय 34th वीक बच्चे के नाखून टिप तक आ जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी बच्चों के जब वो बॉर्न होते हैं बड़े बड़े नाखून के साथ पैदा होते हैं बिटवीन 37 to 40 वीक्स में जब बच्चे आते हैं। तो अगर बच्चे के नाखून बड़े हैं तो आप इवन आफ्टर बर्थ ऑल्सो बच्चे के नाखून ट्रिम कर सकते हैं विद अ बेबी नेल कटर और विद अ ट्रिमर जो आते हैं राउंड वाले। तो किसी के नाखून लंबे हैं तो किसी के दांत भी हैं जब बच्चा पैदा हुआ। सो जो नेटल टीथ हैं अगर किसी के होते हैं तो वो क्यों होते हैं, और अगर हैं तो पेरेंट्स क्या करें? देखो, जो नॉर्मली टीथ होते हैं वो 6 to 15 मंथ्स के बीच में होते हैं, बट कई केसेस में हमने देखा है कि बच्चे के टीथ बर्थ पे भी होते हैं। तो 2 ऐसी कंडीशंस जिसमें हमें वो दांत रिमूव करने होते हैं। नंबर 1, अगर वो नेटल टीथ हिल रहा हो, वो लूज़ हो, तो उसको रिमूव करना होता है, क्योंकि अगर वो लूज़ है तो देयर इज़ अ रिस्क कि वो गलती से एस्पिरेट कर सकता है, सांस की नली में जा सकता है। एंड सेकेंडली, अगर वो नेटल टीथ बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग में डिस्टर्ब कर रहा हो, ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही हो, तो उस केस में हम वो टीथ रिमूव करते हैं। तो अदरवाइज नेटल टीथ है वो, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इट्स नॉर्मल टू हैव नेटल टीथ। या इट्स नॉर्मल। एक और चीज़ सुनी है और ऐड भी देखे हैं कि जो घुट्टी है वो पिलाते हैं बच्चों को। तो घुट्टी होती क्या है पहली चीज़, और बच्चों को कब देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए? जो घुट्टी होती है इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ हर्ब्स। मिक्सचर ऑफ हर्ब्स लाइक हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स लाइक क्या क्या होती है उसमें हर्ब्स? The problem is it is very unregulated. So you never know what all they are putting in it. So earlier it was used for constipation, for colic. But the problem is it is very unregulated. उसमें क्या क्या add कर रहे हैं no one knows. Secondly, some guttis have added sugar in it which is avoided in the first year. Some guttis have honey in it which is again avoided in the first year because of the risk of infant botulism. And in fact some guttis have morphine or alcohol in it, जो पी के बच्चे सो जाते थे एंड पेरेंट्स को लगता था ये तो पी के शांत हो गया, काम हो गया। सो दैट्स वाई सिंस इट्स वेरी अनरेगुलेटेड, कुछ उसका चेक बॉक्स नहीं इंक्रीडिएंट लिस्ट किया क्या है, वी नेवर रिकमेंड गुटीज टू द किड्स। Why can't it be like regulated? Because there is no scientific evidence as of now कि what are the advantages of it. बच्चों को हैबिट होती है, आपने बात की थी कि हाथ मुंह में डालना। सो माउथिंग इज़ नॉर्मल, उससे जो टच है, जो फीलिंग है वो डेवलप होती है। हाँ, 3 to 5 मंथ्स के बीच में बच्चा माउथिंग स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो क्या करता है अपना हाथ हर चीज़ मुंह में डालना शुरू कर देता है। तो इट्स अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, तो उसको करने देना चाहिए। ये नहीं कि उसको बार बार आप हाथ हटाएं सोच के कि नहीं आदत पड़ जाएगी हाथ निकालते हैं या जम जाएंगे, नहीं। इट इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। नंबर 1, वो बच्चे को सेंसरी स्टिमुलेशन देता है, वो बच्चा उससे टेस्ट टेक्सचर को अप्रिशिएट करता है जो आगे जाके खाने में हेल्प करेगा। नंबर 2, माउथिंग की वजह से माउथ थोड़ा डिसेंसिटाइज हो जाता है, एंड देन टंग थ्रस्ट है वो बैक पुश हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को आगे सॉलिंग में हेल्प मिलती है। नंबर 3, माउथिंग की वजह से बच्चा अपनी जॉ की मसल्स, अपना टंग की मसल्स यूज़ करेगा, जिसकी वजह से वो आगे जाके स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प होता है। फोर्थली, ये बच्चे को जर्म्स भी इंट्रोड्यूस करेगा एंड बच्चे की इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। एंड लास्टली वो काम करता है, जैसे टीथिंग का पेन है, बच्चे को सूदिंग बिहेवियर भी देता है।
तो दैट्स व्हेन माउथिंग शुड बी अलाउड. इट्स फाइन, अगर बच्चा कर रहा है तो करने दो, एंड इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस. कुछ पेरेंट्स को कंसर्न होता है कि अगर मेरा बच्चा मुंह में फिंगर्स डाल के बैठा हुआ है उसके दांत बाहर आ जाएंगे, या फिर उसको आदत पड़ जाएगी कि मुंह में उंगली डाल के ही सोना है या कहीं. Usually they outgrow it. Till 2 years, we don't do anything to it. After 2 years, we take some steps like counsel the child not to do it, show him some videos, what are the side effects if you do it, and use some things. But till 2 years, you shouldn't do anything about it actively, proactively. There's a term called as seizures. Seizures. क्या होते हैं seizures? Seizures fits होते हैं जो दौरे आते हैं. तो अच्छा. न्यूबॉर्न बेबीज़ में मोस्ट कॉमन रीज़न जिसकी वजह से फिट्स आते हैं वो है बर्थ एस्फिक्सिया, यानी बच्चा पैदा होती रोया ना हो. एंड टिल नाउ आई एम रनिंग इन एन ICU. आई सी सो मैनी केसेस जो ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया से रेफर होके आते हैं. बच्चा पैदा होती रोया नहीं एंड उसको फिट्स आ रहे होते हैं. सो वी मैनेज सच काइंड ऑफ केसेस, एंड ऑन टेकिंग द हिस्ट्री वी फाइंड आउट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स दे आर एडमेंट कि नहीं, हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है चाहे कुछ भी हो. बच्चा चाहे फंस जाए, बच्चे को चाहे हार्ट बीट कम हो, चाहे वो रास्ता छोटा हो, हमें नॉर्मल ही करानी है. उस चक्कर में बच्चा अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया या बच्चे को डिस्ट्रेस हो तो कई बार बच्चे की ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से इश्मिक इंजरी ब्रेन में हो जाती है. एंड बच्चे को आगे जाके फ्यूचर में सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, चलने बैठने बोलने में दिक्कत होने का रिस्क रहता है. सो इफ़ देयर गायनेक आर इंसिस्टिंग कि नहीं हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है एंड वी कांट वेट, तो यू शुड ट्रस्ट योर गायनेक. तो क्योंकि अगर आप उसको टाइमली ट्रीट कर दो, टाइम पे बच्चे को बाहर निकाल दो, तो वो ब्रेन इंजरी से बच्चा बच सकता है. कभी बताया नहीं किसी ने इस बारे में जो बता रहे हो आप. I mean, this is such an important thing which should be known to all the parents or all the couples in specific, because abhi bhi I remember if you go to a hospital they would give you options कि आपको क्या चाहिए, C-section या फिर normal delivery, and the packages are always defined. So we as the would be parents would think कि अरे ये सिर्फ इनके ना मुझे marketing के तरीके हैं. This is what the parent thinks, right? Not realizing कि अरे यार it's about your child's like safety. And the best part which we went through, they said कि sir same cost है, आप इसके लिए जाओ same cost है. And I felt ठीक है, it might be a marketing gimmick, right? As a customer I might thinking, but at least it's fine कि cost is not the reason for me to decide कि बच्चा safe होगा कि नहीं होगा. अगर कल गायनी कहता है कि नहीं यार we have to go with C-section, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. एटलीस्ट सेफ्टी इज टेकन केयर ऑफ. सेफ्टी, तो सेफ्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर नॉर्मल हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी इज़ द बेस्ट. बट अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, तो ट्रस्ट योर गायनेक. वाओ. Last 2 questions. I know I have asked a lot of questions, and not just me, also listening to us will be very happy कि आपने दिल खोल के सवालों का जवाब दिया. एक सवाल है जहाँ पर वो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उसके फेस पे काफ़ी बाल होते हैं, द फेशियल हेयर, एंड आटे की लोई है ना, वो रगड़ के कि सारे बाल अभी से हो जाएं, तो जो वैक्सिंग है वो तब से शुरू हो जाती है. दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. जो शुरू के बाल होते हैं दोज आर द लैनिगो हेयर्स. वो व्हाट हेयर? लैनिगो हेयर्स. लैनिगो. या तो लैनिगो हेयर्स, तो वो अपना आप ही चले जाते हैं विद एज. तो आपको उसको आटे की लोई करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उससे बच्चे का स्किन बैरियर डिस्टर्ब होगा. स्किन की जो बैरियर होता है आटे की लोई से, वो डिस्टर्ब होगा एंड स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है. एंड वी हैव सीन सो मेनी केसेस जो रैश करके आते हैं, सिवियर एक्जिमा करके आते हैं, एंड ऑन टेकिंग हिस्ट्री वो कहते हैं उन्होंने आटे की लोई की थी जस्ट टू रिमूव द हेयर्स. बट दिस वाज अ प्रैक्टिस बैक इन द ओल्डन डेज. या बिकॉज दे वर स्केर्ड कि बच्चे के आगे जाके बाल तो नहीं होंगे, बट ओवर टाइम दे हैव रियलाइज्ड कि वो बाल नेचुरली जा रहे हैं, तो वाई गो फॉर ऑल दिस हार्श मेथड. एंड वैक्सिंग ऑप्शन है बाबा. मिल जाएगा बाद में, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. अरे वाह. तो रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बढ़िया. जैसे ये टेबल है, अगर ये बेड होता है तो इसके चारों तरफ वी हैव अ बेड रेल कि बच्चा गिरे ना, पर बच्चा गिरता तो है ही.
इफ़ यू आस्क, एक ना एक बार किसी न किसी फॉर्म में बच्चा गिरता ही है, और जब गिरता है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, और यहाँ से आती है आवाज़. सो फर्स्ट थिंग विच अ पेरेंट शुड डू जब बच्चा धड़ाम से गिर जाए. देखो, बच्चा जब स्पेसिफिकली 5 मंथ्स के अराउंड होता है, जब वो रोलिंग ओवर स्टार्ट करता है, तब सबसे ज़्यादा बच्चे गिरते हैं. तो जब भी बच्चा गिरता है तो बहुत केसेस में एक स्वेलिंग भी आ जाती है. तो कभी भी अगर बच्चा गिरे, स्वेलिंग आए, तो आपको पैनिक नहीं करना है. आपको ये कुछ चीज़ें नोट देखनी है. नंबर 1, बच्चे को उल्टियाँ तो नहीं हो रही हैं, बच्चा गिरने के बाद बेहोश तो नहीं हुआ, बच्चा कुछ एबनॉर्मल बिहेव तो नहीं कर रहा है, जैसे हाथ पैर टाइट तो नहीं कर रहा है, आँखें ऊपर तो नहीं कर रहा है, बच्चे को इनकंसोलेबल क्राई तो नहीं है, मतलब वो नॉन स्टॉप तो नहीं रोए जा रहा है. ये नहीं कि आपने 20 मिनट हो गए हैं, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, वो शांति नहीं हो रहा है. तो अगर ये साइंस दिख रहे हैं तो डू विजिट योर पीडियाट्रिशियन और इमरजेंसी इमीडिएटली. अदरवाइज़ अगर बच्चा एक्टिव है, कंसोलेबल है, थोड़ी सी बस स्वेलिंग है, तो आप उस पर बस जेंटली आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं एंड वॉच फॉर दीज सिम्टम्स. बिकॉज अगर इनमें से कोई सिम्टम्स है तो यू नीड टू रश टू द इमरजेंसी. एंड अगर नाक से खून निकले, If it stops by its own, it's normal. If it doesn't stop, then it's an emergency. awesome. I had a good time. Thank you for doing this. More power to you and what you have been blessed with. It's very important to have people like you sharing your voice, sharing your insights, because हम जो Instagram वाले पेरेंट्स बन चुके हैं, हम किसी को भी सुन रहे हैं जो कुछ भी कह रहे हैं, but coming from you means a lot. So thank you, Arpit, for coming on OMG and doing this. Thanks for having me here.